Hello everyone, this is Aryan Thakkar, your coach and mentor, and welcome back to my YouTube channel on Aryan Tutorials, where in this video we are going to take up ISC Microeconomics Chapter 8, which is Cost and Revenue Analysis. So sit back, relax, and build your concepts with this chapter, क्योंकि this is a very important chapter. अभी जो हमारा इसके बाद वाला नेक्स्ट हम लोग करेंगे प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम में, वहां पे कॉस्ट एंड रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट जुड़ जाएगा. सो इसको ध्यान से समझिएगा. एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर आई वांट टू एडवाइस यू दैट इफ यू हैवंट वॉच्ड माय लॉ ऑफ रिटर्न्स वाला वीडियो विच इज चैप्टर नंबर 7 प्रोडक्शन का, देन प्लीज उसको पहले जाके देख के आइए एंड उसके बाद इस चैप्टर को स्टार्ट करिए, क्योंकि प्रोडक्शन का एसोसिएशन यहाँ पे हमें थ्योरी ऑफ कॉस्ट में देखने मिलेगा. सो इफ योर प्रोडक्शन इज नॉट क्लियर, आपको कॉस्ट भी ठीक से समझ में नहीं आएगा. ठीक है, तो आप उसको पहले देख लीजिए. मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. यू गो फर्स्ट, चेक दैट आउट एंड देन कम बैक टू दिस वीडियो. सो चलो, विदाउट मच अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड. Cost and revenue analysis. Now, this chapter is about the theory of cost and the theory of revenue. So, to begin with, what is cost? Cost को मैं क्या बोल सकता हूँ? Cost is nothing but just my expenses, right? हमारे जो खर्चे हैं, expenses incurred, जो भी expenses हमने incur किया, किसमें? जब भी हम लोग प्रोडक्शन करते हैं तो प्रोडक्शन करने के लिए हमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का रिक्वायरमेंट होता है. तो उसमें जो भी हमारा एक्सपेंसेस आता है, उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को आइदर ऑन परचेजिंग, या तो हम लोग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को परचेज करते हैं ऑन परचेजिंग, और हायरिंग. अब बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि परचेज नहीं किए जा सकते हैं क्योंकि वो एक्सपेंसिव होता है. लाइक फॉर एग्जांपल लैंड ले लीजिए. सो जरूरी नहीं कि हर बार लैंड को प्रोड्यूसर परचेज ही करेगा, कभी कभार हो सकता है कि लैंड को हायर कर ले. ठीक है, सो ऑन परचेजिंग और हायरिंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो उसमें जो हमारा एक्सपेंसेस निकलेगा वही होगा आपका कॉस्ट. ठीक है, सो कॉस्ट इज द एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन, कीवर्ड इज आइदर परचेजिंग और हायरिंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. आई होप दैट इज क्लियर. रेवेन्यू हम लोग बाद में करेंगे, पहले हम लोग कॉस्ट को कवर अप कर लेते हैं. ठीक है, चलिए कुछ टाइप्स ऑफ कॉस्ट को डिस्कस करते हैं. यहाँ पे आ जाइए. वील स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज मनी कॉस्ट. इसको अकाउंटिंग कॉस्ट भी बोलते हैं या इसको एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी बोलते हैं. नाउ सबसे पहले मनी कॉस्ट इसको क्यों बोलते हैं? बिकॉज दीज आर द एक्चुअल एक्सपेंसेस. ठीक है, दीज आर द एक्चुअल एक्सपेंसेस विच कैन बी स्टेटेड. ठीक है, जिसको बताया जा सकता है, स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ मनी. It can be stated in terms of money. For instance, अगर मैं बोलूं आर्यन ट्यूटोरियल का, यानी मेरा आर्यन ठक्कर का, यहाँ पे मनी कॉस्ट क्या होगा? तो मैं बोलूंगा ये स्मार्ट इंटरैक्टिव पैनल जो मैं यूज कर रहा हूँ वो मेरा मनी कॉस्ट है. द कैमरा विथ विच आई एम रिकॉर्डिंग, दैट इज माई मनी कॉस्ट. द माइक which I have purchased to record my video, that will be my money cost. So these are actual money expenses which can be stated in terms of money, and that is why they are regarded as money cost. नाउ इसको अकाउंटिंग कॉस्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं उसको हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं, and that is why it is regarded as accounting cost. So all the actual expenses are recorded in the books of accounts, and that is why it is regarded as accounting cost. And इसको explicit क्यों बोलते हैं? Explicit का इंग्लिश मीनिंग होता है that something that is a clear statement. ठीक है, something that can be stated very clearly and can be expressed very lucidly, very clearly, उसको हम लोग एक्सप्लिसिट बोलते हैं. तो इसको एक्सप्लिसिट कॉस्ट इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि जो भी आपके मनी एक्सपेंसेस हो रहे हैं, आप उसको एकदम क्लियरली एक्यूरेट अमाउंट में बता सकते हो कि कितना खर्चा हो रहा है, एंड दैट इज व्हाई इट इज रिगार्डेड एज एक्सप्लिसिट कॉस्ट. तो ये तीन नाम है इसका, मनी कॉस्ट, अकाउंटिंग कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट. प्लीज इसको याद रखिएगा. तो आइए देखिए क्या बोलता है. इट रेफर्स टू द मनी एक्सपेंसेस which the firm has to incur का मतलब हो गया which the firm has to bear in either purchasing or hiring the factors of production, that is the factor service. Money payment made by the firm to the owners of various factor services in purchasing or hiring the factor services required in the production of a commodity is known as explicit cost. And since all these explicit cost or money cost are recorded in the books of account, and that is why it is regarded as accounting cost as well. ठीक है, I hope that is clear.
चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं कॉस्ट का, दैट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट। नाउ इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब होता है इम्प्यूटेड वैल्यू। इम्प्लिसिट मींस इम्प्यूटेड वैल्यू। देखिए लिखा भी है यहाँ पे इम्प्यूटेड और एस्टिमेटेड वैल्यू। किसका एस्टिमेटेड वैल्यू? बहुत बार प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं कि उनके पास जो भी रिसोर्सेस खुद के पड़े हुए होते हैं, दैट इज द सेल्फ ओन्ड फैक्टर्स दैट दे हैव, वो लोग उसी को इस्तेमाल कर लेते हैं प्रोडक्शन करने में। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए, जैसे अगर आप यहाँ के देखोगे तो मैंने जो अपना कोचिंग सेंटर बनाया है अपने रेसिडेंस में ही बनाया है। आई हैड अ ह्यूज स्पेस ऑफ माई ओन, तो यहाँ पे ही मैंने अपना कोचिंग स्टार्ट कर लिया। ठीक है, तो अगर मेरे पास अपना खुद का स्पेस नहीं होता तो मैं कहीं और जाता, कोई और बिल्डिंग में, कमर्शियल बिल्डिंग में रेंट आउट करता स्पेस को अपना क्लासेस को चलाने के लिए, तो वहां पे तो मुझे वो एक्सपेंसेस पे करना पड़ता। बट जस्ट बिकॉज आई हैव माई ओन फैक्टर, आई हैव माई ओन स्पेस, आई एम मेकिंग यूज ऑफ इट फॉर मे बी मेकिंग अ सर्विस, फॉर डिलीवरिंग अ सर्विसेज, तो उसका एस्टिमेटेड वैल्यू को हम लोग इम्प्यूटेड कॉस्ट बोलेगा। क्योंकि ये भी तो काइंड ऑफ मेरे लिए एक एडिशनल इनकम ही हो गया, मेरा बचत ही हो गया कि मेरे को कोई और जगह नहीं लेना पड़ा एंड मैं इसी जगह को अपना बिजनेस के लिए रन कर रहा हूं। ठीक है, सो एस्टिमेटेड कॉस्ट या इम्प्यूटेड कॉस्ट इज द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द इनपुट्स ऑफ द सेल्फ ओन्ड बाय द फर्म। सेल्फ ओन्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का जो एस्टिमेशन आएगा उसको हम लोग इम्प्लिसिट कॉस्ट बोलेंगे। ठीक है, कीवर्ड इज द इम्प्यूटेड वैल्यू, प्लीज रिमेंबर दैट। For example, the entrepreneur may use his or her own land, his or her own capital, or may provide his or her entrepreneurial and managerial services. As such, he is entitled to receive rent, interest on capital, and payment for other such services, and that will be regarded as the imputed cost. Now, talking about जब हम लोग इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ कॉस्ट बनाते हैं तो उसमें देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला भी मैंने लिखा है, दैट इकोनॉमिक कॉस्ट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट इंक्लूडिंग नॉर्मल प्रॉफिट। तो जब हम लोग इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ कॉस्ट बनाते हैं उसमें हम लोग हमारा एक्चुअल एक्सपेंसेस तो लेंगे, एक्सप्लिसिट कॉस्ट तो लेंगे, साथ ही साथ इम्प्लिसिट कॉस्ट भी लेंगे। एंड देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट व्हिच इज कॉल्ड नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट वो होता है कि अगर कोई भी एंटरप्रेन्योर या कोई भी बिजनेसमैन रिस्क ले रहा है प्रोडक्शन करने का, इज अंडरटेकिंग द रिस्क ऑफ प्रोड्यूसिंग समथिंग, he or she should be entitled to a at least bare minimum of returns so that they can undertake the risk of production. तो अगर इतना रिस्की काम है मैन्युफैक्चरिंग करना या कुछ भी प्रोडक्शन करना, कल को बिका नहीं तो आपका तो नुकसान हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। इसीलिए वो लोग जब कॉस्ट बनाते हैं उसमें ऑलरेडी उनका एक मिनिमम रिटर्न in the form of normal profit add कर देते हैं, so that it gives them incentive, it gives them motivation to continue with the production. नॉर्मल प्रॉफिट का कंडीशन भी होता है, आप वेट करिए जब हम लोग चैप्टर 10 प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम इन चैप्टर 11 करेंगे, वहां पे आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, सो आइए देखते हैं क्या है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट इज डिफाइंड एज द मिनिमम पेमेंट, कि इतना तो मिलना ही चाहिए, विच अ प्रोड्यूसर मस्ट गेट टू इंड्यूस मींस टू motivate him or her, to induce means to motivate him or her to undertake the risk in the production, risk involved in the production, कि अगर ये प्रॉफिट भी अगर हमें नहीं मिलेगा, प्रॉमिसिंग नहीं होगा, तो हम लोग प्रोडक्शन कंटिन्यू ही नहीं करेंगे। ठीक है, एंड देयरफॉर जब इकोनॉमिक कॉस्ट बनाते हैं तो इट इज गोइंग टू बी द सम टोटल ऑफ ऑल एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, इंक्लूडिंग द नॉर्मल प्रॉफिट वाला पार्ट। आई होप दैट इज क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट कैटेगरी पे आगे बढ़ते हैं, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नाउ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमने कहां पढ़ा था? क्लास 11 में, जब आपको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कराया गया था, तब वहां पे पीपीसी का रीजन कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कॉनकेव होता है, इस शेप में होता है, इसका कारण बताया गया था मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट कहां से ओरिजिनेट होके आता है? वी नो दैट आवर रिसोर्सेज आर लिमिटेड, हमारे रिसोर्सेज तो लिमिटेड इन नेचर है, एंड देयरफॉर विद द गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, पीपीसी में हमने सीखा था, वी कैन चूज टू प्रोड्यूस टू कमोडिटीज, given a choice between that two commodity, if we decide to produce more of one commodity, the other has to be let gone. जैसे आपका गन्स एंड बटर्स का एग्जांपल था कि अगर गन का प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा, यानी एम्यूनिशन, आर्टिलरी प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा, तो वहां पे कंज्यूमर गुड दैट इज बटर का
प्रोडक्शन कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब हुआ कि इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द अदर गुड, उसका नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो कि बन सकता था। आई रिपीट अगेन, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंप्लाइज दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अदर गुड, its next best alternative has to be given up, उसे sacrifice करना पड़ जाएगा in order to produce the other commodity. Simple example, supposedly if we have a land, and on a given piece of land if we can produce two crops, that is wheat and rice, and if we devote that land towards the production of more of wheat, then we'll have to let go of rice, and if we devote it towards the production of rice, then we will have to let go of wheat. So in other words, the opportunity cost of producing wheat is the next alternative of wheat, that is rice, and that has to be given up in order to produce wheat. That is your opportunity cost. I hope that is clear. So opportunity cost of producing any good is the next best alternative which has to be given up. Given up matlab ho gaya which has to be sacrificed, which has to be sacrificed to produce this good. This good means to produce the other good. The opportunity cost concept arises because of the fact that resources are scarce, scarcity of resources, limited availability of resources, and the fact that resources can be put to multiple uses, alternative uses. हमने class 11 में किया था that why do economic problem arise? Unlimited want, limited resources, and resources have alternative uses, multiple uses. ठीक है? And hence, when we use resources in the production of one particular commodity, we have to forego. Forego means we have to let go, जाने देना पड़ता है the amount of the other commodity which could have been produced with this resources, and that is what your opportunity cost is. ठीक है, ये नोट वाला पार्ट आप खुद से रीड कर लीजिएगा कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और कुछ नहीं है, बेसिकली इकोनॉमिक कॉस्ट ही है, दैट इज summation of explicit cost, implicit cost, including the normal profit. ठीक है, so when we calculate opportunity cost in terms of money, it is same thing as economic cost, because the cost of production of any commodity in which the factors of production are higher is measured by the prices paid for it. That is explicit cost, and the value of self-owned factors will be imputed value of factor input, that is implicit cost. Therefore, opportunity cost in the money terms is nothing but just the explicit plus implicit cost. ठीक है, हाँ, बट डिफरेंस भी दिया है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड मनी कॉस्ट के बीच में, यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट के बीच में, कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम लोग एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट के टर्म्स में ले रहे हैं, जबकि अकाउंटिंग कॉस्ट को हम लोग सिर्फ एक्सप्लिसिट के कॉन्सेप्ट में ही ले रहे हैं। प्लीज इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉस्ट इज रियल कॉस्ट। नाउ रियल कॉस्ट क्या होता है? इट डज नॉट हैव एनी प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस। इन रियलिटी ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है, बट स्टिल अ लॉट ऑफ पीपल डू इट। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर वेलोर में चेकअप के लिए जाते हो, अपना अपॉइंटमेंट बुक कराते हो, तो वहां पे इतना वेटिंग पीरियड चलता है कि आपको एटलीस्ट 2-3-4 महीने पहले से अपना प्री बुकिंग कराना पड़ता है अपना फुल बॉडी चेकअप कराने के लिए, ठीक है। सपोजिटली वेलोर में कोई बहुत फेमस सर्जन है एंड उसका अपॉइंटमेंट लेने के लिए 3 से 4 महीना लगेगा, बट इमरजेंसी है आपका एंड आपको बहुत इमरजेंसी में अपने कोई भी घर वाले को वेलोर में चेकअप के लिए लेके जाना है, तो आप काइंड ऑफ एक प्रायोरिटी बेसिस पे उनका टाइम मांगोगे, डॉक्टर का टाइम मांगोगे। तो उस प्रायोरिटी के लिए कि आपको वेटिंग पीरियड से हटा के पहले आपको चेकअप मिल जाए, अपॉइंटमेंट मिल जाए, बाकी लोग को बाद में, उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा चार्जेस लिया जाएगा। उसी को हम लोग रियल कॉस्ट बोलते हैं। रियल कॉस्ट का मतलब हो गया कि जो भी हमने एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल रहे हैं, या जो भी हमें प्रोडक्शन करने की वजह से जो भी डिसप्लेजर मिला, दैट सिंस वी वर समवेयर एल्स वी कुड नॉट बी द अदर प्लेस। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर ईयर के एंड का बात करूं मैं अपना खुद का, तो हमें क्रैश कोर्सेज करानी पड़ती है यहाँ पे, तो उस क्रैश कोर्स की वजह से हमारा स्केड्यूल और थोड़ा पैक हो जाता है, एंड दैट इज व्हाई क्रैश कोर्स का प्राइसेस जो होता है नॉर्मल फीस से थोड़ा सा हाई होता है। तो वो एक्स्ट्रा टाइम जो हम लोग दे रहे हैं, क्योंकि सिलेबस तो उतना ही है जितना है हमें कवर अप कराना है, उस चीज के लिए हम लोग एक्स्ट्रा प्राइस चार्ज करते हैं, उसको हम लोग रियल कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है। सो रियल कॉस्ट इज नथिंग, इट इज जस्ट द एफर्ट, इट इज द सैक्रिफाइस, इट इज द डिसयूटिलिटी, इट इज द डिसप्लेजर ऑफ द प्रोड्यूसर फॉर अंडरटेकिंग द प्रोडक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी, ठीक है।
So real cost is the which is made effort and sacrifices which is made by the owners of factors of production used in the production of commodity. It is like the physical and mental effort in doing what work. Real cost is nothing but just the pain, sacrifice, discomfort, and disutility which is involved in providing factor services required to produce a commodity. It has no practical significance and is a subjective concept. ठीक है, ये person to person vary करता है कि कौन पर्सन कितना एफर्ट्स के हिसाब से कितना चार्ज करेगा पैसा. ठीक है, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉस्ट, दैट इज प्राइवेट कॉस्ट. नाउ प्राइवेट कॉस्ट क्या है? बेसिकली जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ओनर्स है, उन्होंने जिस भी फैक्टर को हायर किया गुड्स एंड सर्विसेज बनाने के लिए, उसमें जो भी खर्चा आया उनका खुद का, दैट इज एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट नॉर्मल प्रॉफिट लेके वो उनका प्राइवेट कॉस्ट कहलाएगा. ठीक है, बट वहीं अगर हम लोग, देयर इज समथिंग कॉल्ड अ सोशल कॉस्ट. ठीक है, सोशल का मतलब है कि एंटायर सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम लोग कॉस्ट लेते हैं तो उसमें प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स भी आ जाएंगे एंड साथ ही साथ अदर मेंबर्स ऑफ सोसाइटी भी आ जाएंगे. कहने का मतलब ये हुआ, सोशल कॉस्ट इज प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट. नाउ एक्सटर्नल कॉस्ट पहले क्या होता है कि अगर आपने प्रोडक्शन किया, उसकी वजह से एनवायरमेंट को जो भी नुकसान हुआ या जो भी आपके इफ्लुएंट्स यानी पल्यूटेंट निकले थे आपके इंडस्ट्री से जहां पे आप प्रोडक्शन कर रहे थे, एंड अगर आपने उसको डिस्चार्ज कर दिया एनवायरमेंट में, जिससे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हुआ एंड वहां के लोगों को तकलीफ हो रहा है, उनका हॉस्पिटलाइजेशन चार्जेस बढ़ गया है, मे बी वहां का ड्रेनेज सिस्टम में थोड़ा इशू आ गया है, तो उन सबको रिप्लेस करने का जो खर्चा होगा वो सरकार किससे निकालेगा? अदर मेंबर्स ऑफ सोसाइटी से निकालेगा एंड दैट टू टैक्सेस बढ़ा के निकालेगा. तो उसी को हम लोग एक्सटर्नल कॉस्ट बोलते हैं. तो एक्सटर्नल कॉस्ट का मतलब हो गया those cost which is external from the producer's point of view. That means the apart from producers, the other members of the society have to incur that cost, and that is external cost. Supposedly आपने 100 करोड़ का प्लांट बैठाया अपने एरिया में, ठीक है, तो मैं आपसे पूछता हूं कि आपका प्राइवेट कॉस्ट कितना होगा? आप बोलोगे 100 करोड़ रुपीस का, जो आपने खुद का प्लांट बैठाया है. अब उस प्लांट बैठाने के चक्कर में आपने जो हमारा ड्रेनेज का पाइप होता है उस एरिया का, उसको तोड़ दिया या खराब कर दिया, एंड उसके वजह से 10-20 लाख का फटका पड़ गया. ठीक है, तो वो 10-20 लाख कौन झेलेगा? आप झेलोगे? नहीं, सरकार उसको रिप्लेस करने के लिए बाकी सारे मेंबर्स को इन्वॉल्व करेगा एंड उनसे पैसा कॉन्ट्रीब्यूशन लेगा. उसी को हम लोग एक्सटर्नल कॉस्ट बोलते हैं. या अनदर एग्जांपल इज कि आपने 100 करोड़ का प्लांट बैठाया एंड आपने जब एस्टिमेशन लगाया गया, आपने जो डिफॉरेस्टेशन वगैरह किया एंड आपने जो भी पॉल्यूशन को डिस्चार्ज किया एनवायरनमेंट के अंदर में, उससे देखा गया है कि उस पर्टिकुलर रीजन का जो हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस है वो ज्यादा हो गया है, दैट इज इंक्रीज्ड. तो उस एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस को आपके प्रोडक्शन होने की वजह से जो आया, उसको हम लोग एक्सटर्नल कॉस्ट बोलेंगे. ठीक है, एंड जब हम लोग सोशल कॉस्ट निकालेंगे तो उसमें हम लोग प्राइवेट कॉस्ट भी ऐड करेंगे एंड साथ ही साथ वी आर आल्सो गोइंग टू टेक अप द एक्सटर्नल कॉस्ट फ्रॉम द सोसाइटीज पॉइंट ऑफ व्यू. तो सपोजिटली आपने 100 करोड़ का प्लांट बैठाया, वो मेरा प्राइवेट कॉस्ट में लूंगा, एंड सपोजिटली आपने 2 करोड़ का एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन किया, तो उसको भी मैं ऐड करूंगा. वो एस्टिमेट करके निकाला जाता है एंड उन दोनों को ऐड करके आपका बन जाएगा सोशल कॉस्ट. ठीक है, सो प्राइवेट कॉस्ट रेफर्स टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन which is incurred by an individual firm in producing a particular commodity. It includes both explicit as well as implicit cost. वही है private cost. But external cost का अगर बात करें, it is that cost which is not borne by the firm but is incurred by the other members of society or the entire society. Such costs are external from the firm's point of view. इसीलिए उसको external cost बोलते हैं. For instance, a firm may discharge its waste into environment causing water, air, noise, soil pollution. These costs are termed as external in nature. And जब social बनाएंगे, social cost is going to be the sum total of private and external cost. It refers to cost that the entire society. And when I say entire society, इसमें firm भी आ गए and इसमें other members of society भी आ गए. ठीक है, firm and other members of society दोनों आ गए, उसको हम लोग बोलेगा social cost. So it is wider concept than that of private cost. I hope that is clear. So चलिए, ये हो गया हमारा कुछ टाइप्स ऑफ कॉस्ट. अब बात करते हैं एक्चुअल प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट के ऊपर. जब हम लोग लॉ ऑफ रिटर्न पढ़ रहे थे,
उसमें हमने सीखा था कि अगर प्रोडक्शन करते हैं हम लोग शॉर्ट रन में, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन का अगर बात करें, तो उसमें हमें दोनों फैक्टर्स का रिक्वायरमेंट होगा प्रोडक्शन करने के लिए, दैट इज फिक्स फैक्टर्स भी एंड वेरिएबल फैक्टर्स भी, राइट। तो वही चीज आपका लिखा हुआ है फैक्टर्स एंड कॉस्ट के साथ एसोसिएट करने के लिए कि कितने टाइप के फैक्टर्स यूज होंगे प्रोडक्शन में। दो टाइप के फैक्टर्स यूज होंगे, fixed factors and variable factors. Fixed factors such as capital equipment, factory building, management, etc. are the factors the quantity of which can neither be increased or decreased in the short run. कहने का मतलब क्या हो गया कि fixed factors जो होते हैं they remain constant in short run. ये हमने सीखा था प्रोडक्शन चैप्टर में, राइट, लॉ ऑफ रिटर्न में। वाइल ऑन दी अदर हैंड शॉर्ट रन में अगर हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है, मैं आपको इक्वेशन याद करा देता हूं। हमने सीखा था कि शॉर्ट रन में अगर प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है तो इट इज पॉसिबल टू इंक्रीज प्रोडक्शन बाय bringing about a change, increasing the variable factor, while fixed factors in short run remains constant. It does not change, right? ये हमने किया था। तो जब प्रोडक्शन होगा तो कितने टाइप के कॉस्ट हम लोग लेंगे? कॉस्ट हम लोग लेंगे दो टाइप के, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगा? फिक्स्ड कॉस्ट इज दैट कॉस्ट विच इज इनकर्ड in either purchasing or hiring fixed factors of production, and variable cost will be the cost which is incurred on purchasing or hiring the variable cost of production. तो fixed cost and variable cost, ठीक है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं, इसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट पे लेके मैं आपको आता हूं। तो इसके लिए सबसे पहले फैक्टर्स कितने हम लोग यूज कर रहे हैं। हमारे फैक्टर्स है, हमने किया फिक्स्ड फैक्टर्स है, ठीक है, वी हैव fixed factors and we have variable factors। तो उसी के हिसाब से हमारा जो कॉस्ट होगा वो होगा फिक्स्ड कॉस्ट एंड दूसरा वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। इसके बाद हम लोग अब स्टार्ट करते हैं पहले कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉस्ट से, ठीक है, कि कॉस्ट को मेजर कैसे करेंगे। प्रोडक्शन में आपने किया था, याद है आपने प्रोडक्शन को कैसे मेजर किया था? ऑन द बेसिस ऑफ चेंज, ऑन द बेसिस ऑफ टोटल एंड ऑन द बेसिस ऑफ पर यूनिट, राइट। तो वैसे ही कॉस्ट को भी हम लोग तीन कॉन्सेप्ट से मेजर करेंगे। दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ टोटल, on the basis of per unit, which means average, and on the basis of change, which means your marginal. And that is why we will be having three kinds of cost over here: total cost, average cost, and marginal cost. But the catch is that क्योंकि हम लोग फैक्टर्स का अगर बात करें तो फैक्टर्स में हम लोग यूज कर रहे हैं फिक्स्ड फैक्टर्स भी एंड वेरिएबल फैक्टर्स भी। बोल के जो हमारा ये कॉस्ट है ये डिवाइड हो जाएगा बिटवीन थ्री कैटेगरी, दैट इज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एंड दोनों को जोड़ के मिलेगा टोटल कॉस्ट। एवरेज में भी आ जाएगा तीन कैटेगरी, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एंड दोनों को जोड़ के मिलेगा एवरेज कॉस्ट या एवरेज टोटल कॉस्ट भी बोलते हैं। एंड मार्जिनल जो होता है, चेंज जो होता है, वो चेंज हमेशा टोटल से ही निकलता है, ठीक है। चेंज इज ऑलवेज डिराइव फ्रॉम टोटल। तो इसके लिए कोई मार्जिनल फिक्स, मार्जिनल वेरिएबल ऐसा नहीं होगा, सिर्फ एक ही कॉस्ट होगा, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट, एमसी। सो मतलब इन टोटल हमें 7 कॉस्ट बिहेवियर करने हैं, ठीक है। 7 कॉस्ट बिहेवियर हमें करना है in terms of total, average and marginal. So चलिए start करते हैं, let's go ahead. So we'll start with total cost curves, ठीक है।
And to begin with, we are going to start with total fixed cost first. Now, सबसे पहले total fixed cost क्या होगा? Total fixed cost is going to be the total cost incurred, जो कि incur किया जाएगा on purchasing और hiring, चाहे purchase करो या hire किया जाए, fixed factors, right? Now before we get into the behavior कि total fixed cost कैसा होगा, हम वापस से एक बार recap कर लेते हैं law of variable proportion को. As per the law of variable proportion हमने सीखा था कि short run में अगर हमें output increase करना है तो it is possible to increase the output by increasing the variable factors while fixed factors remains constant. Fixed factor does not change, right? तो आप खुद ही सोचिए फिक्स्ड कॉस्ट कैसा आएगा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट. अब आपने एक लैंड ले लिया, ठीक है, जिसपे आप रेंट पे कर रहे हो, तो वो रेंट तो कांस्टेंट रहेगा, वो तो चेंज नहीं करेगा. एंड दैट इज व्हाई टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कैसा होगा? टीएफसी विल रिमेन कांस्टेंट इन शॉर्ट रन. इसीलिए टोटल फिक्स्ड कॉस्ट भी चेंज नहीं होगा शॉर्ट रन में. क्यों चेंज नहीं होगा? क्योंकि फिक्स्ड फैक्टर्स चेंज नहीं हो रहे हैं शॉर्ट रन में. दैट इज व्हाई फिक्स्ड फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द शॉर्ट रन. तो टीएफसी का बिहेवियर एक्चुअली में आएगा कैसा? आइए बनाते हैं. आई टेक द आउटपुट ओवर हियर एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट. So 0, 1, 2, 3, 4, 5. Now, irrespective of level of output produced, चाहे आप 1, 2, 3, 4, 5 या 0 कुछ भी बनाइए, आपको आपका fixed cost incur करना ही पड़ेगा. So let me take it as 10, 10, 10 and 10. ठीक है, 10, 10, 10 and 10. So fixed cost remains constant in the short run. Why? अगर आपसे reason पूछा जाए क्यों, तो आप बोलोगे that fixed factors remains constant in the short run. And that is why total fixed cost is constant. Now, important thing to note about is that even when we are producing nothing, जब हम लोग zero level of output produce कर रहे हैं, तो भी हमें fixed cost incur करना पड़ रहा है. That means for zero level of output, even for the zero level of output, TFC is positive, नॉट जीरो. ठीक है, इट इज पॉजिटिव, यानी फिक्स कॉस्ट हैज टू बी इनकर्ड. क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपने जो लैंड सिलेक्ट किया जिसपे आप अपना प्लांट बैठाओगे प्रोडक्शन करने के लिए, आपने उसको ले लिया है, अग्रीमेंट साइन हो गया है एंड आपको वो मिल गया है. ठीक है, अब उसके ऊपर आप रेंट पे कर रहे हो, आपका प्रोडक्शन शुरू होना है 2 महीना बाद से, तो क्या आप 2 महीना का रेंट नहीं पे करोगे? पे तो करना पड़ेगा. तो इवन अगर आप प्रोडक्शन नहीं भी कर रहे हो 2 महीना के लिए, स्टिल यू हैव टू इनकर दैट रेंट. So इसका रीजन बनेगा that why do we have to incur the fixed cost even when we are producing nothing? Because firms under short run, क्योंकि firms short run में क्या नहीं कर सकते? Cannot do away with its fixed factors. क्योंकि firm अपना fixed factors को उठा के बाहर नहीं फेंक सकते हैं शॉर्ट रन में, इसीलिए. ठीक है, फर्म कैन नॉट डू अवे विद इट्स फिक्स्ड फैक्टर्स. तो फिक्स्ड फैक्टर्स अनयूटिलाइज्ड रहेगा जब तक फर्म डिसाइड्स टू प्रोड्यूस. जब तक प्रोडक्शन नहीं होगा तब तक फिक्स्ड फैक्टर्स यूज नहीं होगा, अनयूटिलाइज रहेगा एंड इट विल रिमेन कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ आउटपुट. ठीक है, टीएफसी रिमेन्स कांस्टेंट, विल रिमेन कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस. नाउ इसी को अगर हम लोग ग्राफिकली यहां प्लॉट करें, चलिए आइए ग्राफ बनाते हैं. y एक्सिस ओरिजिन, x एक्सिस यहां मैं लिख लूंगा आउटपुट और यहां मैं लिख लूंगा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट. ठीक है, चाहे आउटपुट 1 है, 2 है, 3 है, 4 है या 5 है. मान लीजिए 5 एंड 10. फिक्स कॉस्ट तो 10 है एंड 15. कितना आ रहा है फिक्स कॉस्ट हमारा? 10 आ रहा है. तो जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे
फिक्स कॉस्ट 10 है, सो फर्स्ट लोकस यहां लगेगा। फर्स्ट लेवल ऑफ आउटपुट पे भी फिक्स कॉस्ट 10 है, सेकंड लेवल ऑफ आउटपुट पे भी फिक्स कॉस्ट 10 है, थर्ड लेवल पे भी 10 है, फोर्थ लेवल पे भी 10 है, फिफ्थ लेवल पे भी 10 है। सो इन अदर वर्ड्स इसको अगर हम लोग ज्वाइन करेंगे, जस्ट वन सेकेंड, हाँ लोकस थोड़ा पोजीशन इधर उधर हो गया है। तो थर्ड लेवल पे भी 10 है, फोर्थ लेवल पे भी 10 है एंड फिफ्थ लेवल पे भी 10 है। तो इसको अगर हम लोग ज्वाइन करेंगे तो हमें कैसा फिक्स कॉस्ट आएगा? we'll get to see that total fixed cost is a horizontal. I hope आप समझते हो horizontal क्या है? This is called horizontal straight line parallel to x axis. ठीक है, fixed cost is coming as a horizontal straight line parallel to x axis, जो कि क्या डिपिक्ट कर रहा है? Depicting constant TFC in short run. ठीक है, कि फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है शॉर्ट रन में। आई होप दैट इज क्लियर एंड आपको समझ में आ गया है। आपको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको अपने नोट्स में बनाना है, कीवर्ड कॉपी में इसको बना लीजिए। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, लेट्स गो अहेड विथ टोटल वेरिएबल कॉस्ट नाउ। टोटल वेरिएबल कॉस्ट। नाउ सबसे पहले टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा? इट विल बी योर टोटल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट विल बी योर टोटल कॉस्ट इनकर्ड, जो कि हम झेल रहे हैं ऑन चाहे परचेजिंग या फिर और हायरिंग। ठीक है, या तो परचेज करे या तो हायर कर रहे हैं, किसको? वेरिएबल फैक्टर्स को। ठीक है, ऑन परचेजिंग और हायरिंग वेरिएबल फैक्टर्स। So that is my total variable cost, which will be regarded as TVC. Now since TVC के नाम में ही वेरिएबल है, तो TVC कैसा होगा, क्या होगा? इसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे? TVC total variable cost will vary. Vary का मतलब क्या हो गया? It is going to change with change in level of output. Total variable cost is going to vary, that means change with the change in level of output. कि आपको जितना प्रोडक्शन करना है शॉर्ट रन में, हमने पढ़ा था कि शॉर्ट रन में अगर हमें प्रोडक्शन करना है, आउटपुट बढ़ाना है, तो दैट इज पॉसिबल बाय इंक्रीजिंग वेरिएबल फैक्टर्स एंड फिक्स फैक्टर्स कांस्टेंट रहते हैं। तो क्योंकि हम लोग वेरिएबल फैक्टर्स को बढ़ाएंगे प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, तो बोल के हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज करेगा, इन अदर वर्ड्स इंक्रीज करेगा। ठीक है, इट इज गोइंग टू इंक्रीज विद द इंक्रीज इन लेवल ऑफ आउटपुट। बट द फैक्ट इज कि इंक्रीज कैसे करेगा? ठीक है, हाउ विल इट इंक्रीज? तो उसका एसोसिएशन, उल्लेख हमें मिलेगा फ्रॉम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, पिछला चैप्टर, दैट इज लॉ ऑफ रिटर्न्स में। सो लॉ ऑफ रिटर्न्स के हिसाब से मैं यहां लिखता हूं, एज पर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, जो हमने किया था पिछला चैप्टर में, दैट इज चैप्टर 7, एज पर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, if we continuously increase our variable factors on the given amount of fixed factors, हमने किया था ना that law of variable proportion में short run में if we go on adding more and more of variable factors on the given amount of fixed factors, हमें कैसा रिटर्न मिलेगा? पहले हमें मिलता है इंक्रीजिंग रिटर्न। आई होप आपको याद है कि पहले हमें आएगा इंक्रीजिंग रिटर्न एंड देन हमें मिलेगा डिक्रीजिंग रिटर्न। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, अगर आपका चैप्टर 7 क्लियर नहीं है तो पहले जाके उसको प्लीज क्लियर करके आइए, फिर आपको समझ में आएगा। ठीक है, इंक्रीजिंग रिटर्न एंड डिक्रीजिंग रिटर्न। नाउ इंक्रीजिंग रिटर्न के टाइम पे एवरेज प्रोडक्ट क्या होता था? एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीज होता था, एंड डिक्रीजिंग रिटर्न के टाइम पे एवरेज प्रोडक्ट क्या होता था? डिक्रीज होता था। राइट अच्छा, नेगेटिव रिटर्न तक तो कोई रैशनल प्रोड्यूसर पहुंचेगा ही नहीं, इसीलिए नेगेटिव रिटर्न का जिक्र कर ही नहीं रहे हैं। नो रैशनल प्रोड्यूसर विल लाइक टू प्रोड्यूस इन द
नेगेटिव रिटर्न स्टेज, क्योंकि वहां पे मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो जा रहा था एंड टोटल प्रोडक्ट स्टार्टेड टू डिक्लाइन। तो उसका हम लोग बात ही नहीं कर रहे, इट वाज अ स्टेज ऑफ इकोनॉमिक नॉनसेंस, ठीक है। सो वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग रिटर्न। तो मैं एवरेज प्रोडक्ट का ग्राफ बना देता हूं। यहाँ पे कुछ ऐसा दिखता था हमारा एपी एवरेज प्रोडक्ट, कि पहले इंक्रीज करता था एंड देन डिक्रीज करता था, राइट। नाउ इसी को ध्यान में रखते हुए आइए समझते हैं क्या होगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट का बिहेवियर। मैं ले लेता हूं वेजेस, क्योंकि वेजेस ही होगा हमारा वेरिएबल कॉस्ट जो हम लोग लेबर को देंगे, ठीक है। अब शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन के हिसाब से जो हमारा एवरेज प्रोडक्ट है वो पहले इंक्रीज होगा एंड देन डिक्रीज होगा। तो मान लीजिए मैं वेजेस ले लेता हूं 50 50 50 50 एंड 50, ठीक है। मैं पर लेबर को 50-50 रुपए ईच देता हूं, दैट इज माय वेरिएबल कॉस्ट। नाउ शॉर्ट रन में जब हम लोग लेबर्स को इंक्रीज करते जा रहे हैं प्रोडक्शन करने के लिए, तो हमें पहले इंक्रीजिंग रिटर्न आता है। तो मान लीजिए पहले एक लेबर ने बनाया सिर्फ 2 यूनिट, 2 आउटपुट। उसके बाद जब सेकंड लेबर को ऐड किया तो उसने बनाया 5 आउटपुट, फिर तीसरे को ऐड किया उसने बनाया 10 आउटपुट। तो ये हो गया हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न, यही है हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न कि एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा है। एंड देन उसके बाद डिक्रीजिंग रिटर्न में मान लीजिए वापस से नेक्स्ट लेबर ने बनाया मिलके 5 आउटपुट एंड देन उसके बाद वापस से 2 आउटपुट, ठीक है। तो ये कहलाएगा मेरा डिक्रीजिंग रिटर्न। कुछ ऐसा ही है हमारा प्रोडक्शन का बिहेवियर। तो अब अगर मैं वेजेस को, जो कि मेरा कॉस्ट है, डिवाइड कर दूं एवरेज प्रोडक्ट के साथ, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, मेरे को लेबर कॉस्ट पर यूनिट मिल जाएगा, राइट। आई गेट माई लेबर कॉस्ट पर यूनिट, कितना खर्चा पड़ रहा है बनाने का। सो 50 डिवाइडेड बाई 2 विल बी 25, दैट इज माई लेबर कॉस्ट पर यूनिट। कि जब एक लेबर 2 आउटपुट बना रहा है तो ऑन एन एवरेज हमारा खर्चा पड़ रहा है 25-25 यूनिट ईच। जब मैं 2 लेबर को हायर कर रहा हूं एंड दोनों लेबर 5-5 यूनिट ईच बना रहे हैं, तब मेरा कॉस्ट कितना आ रहा है, इट विल बी 10 रुपीज पर यूनिट, लेबर कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। फिर जब मैं 3 लेबर को हायर कर रहा हूं जो कि ऑन एन एवरेज 10-10-10 ईच बना रहे, तब मेरा खर्चा कितना आएगा, 50 डिवाइडेड बाई 10 विल बी 5 एंड देन वंस अगेन 50 बाई 5 विल बी 10 एंड देन इट विल बी 25। ये आ गया मेरा लेबर कॉस्ट पर यूनिट। अब इसी लेबर कॉस्ट पर यूनिट को अगर मैं सम अप कर दूं, समेशन ऑफ लेबर कॉस्ट पर यूनिट, तो हमें हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएगा, ठीक है। हमें हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएगा जो कि क्या आएगा आपका 25 प्लस 10 35 प्लस 5 40 प्लस 10 50 एंड प्लस 25 75। ये आ गया हमारा लेबर कॉस्ट पर यूनिट विच इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब आप ध्यान से बिहेवियर को ऑब्जर्व करिए कि जैसे ही हम लोग लेबर्स को हायर करते जा रहे थे, एडिशनल लेबर को, जो कि हमें इंक्रीजिंग रिटर्न लाके दे रहा था, व्हेन लेबर वाज गिविंग अस इंक्रीजिंग रिटर्न, तो हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज जरूर कर रहा है, इट इज इंक्रीजिंग, बट जिस रेट से इंक्रीज कर रहा है वो रेट डिक्रीजिंग है। यहां पे कितना का डिफरेंस है दोनों के बीच में, 10 का डिफरेंस है। एंड इन दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। इन अदर वर्ड्स इंक्रीज तो किया है लेबर कॉस्ट बट एट अ डिक्रीजिंग रेट, ठीक है। इंक्रीज किया है बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। एंड जब मैं और एडिशनल लेबर को हायर कर रहा था जो कि मेरे को डिक्रीजिंग रिटर्न्स लाके दे रहे थे, इन दैट केस तभी भी मेरा लेबर कॉस्ट इंक्रीज तो कर रहा है, इट इज इंक्रीजिंग, बट इस बार कितना का डिफरेंस है, वापस से देखिए 10 का डिफरेंस आ गया एंड इन दोनों के बीच में आ गया 25 का डिफरेंस। मतलब इट इज इंक्रीजिंग बट एट एन इंक्रीजिंग रेट, ठीक है, बट एट एन इंक्रीजिंग रेट। अब आप एक मैजिक दिखाऊं मैं आपको, और वो मैजिक ये है दैट कॉस्ट इज इनवर्सली रिलेटेड with production,
ठीक है, कॉस्ट इज इनवर्सली रिलेटेड विथ प्रोडक्शन। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं कि इनवर्सली रिलेटेड है? क्योंकि आप याद करिए, आपका टोटल प्रोडक्ट, आपको याद है टोटल प्रोडक्ट चैप्टर 7 में आपने बनाया था, कनकेव अपवर्ड एंड देन कनकेव डाउनवर्ड, कुछ ऐसा था आपका टोटल प्रोडक्ट टीपी, जो कि डिपिक्ट करता था कि टीपी इनिशियली पहले इंक्रीज करता है एट इंक्रीजिंग रेट एंड देन इंक्रीज करता है एट डिक्रीजिंग रेट, ये था हमारा टोटल प्रोडक्ट। यही ठीक, क्योंकि इंक्रीजिंग रेट में टीपी इंक्रीज करता था बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न एंड देन डिमिनिशिंग रेट में इंक्रीज करता था ड्यू टू डिक्रीजिंग रिटर्न, बोल के हमारा कॉस्ट का इंक्रीज कैसा आया? कॉस्ट इंक्रीज किया है एट अ डिमिनिशिंग रेट फर्स्ट एंड देन एट एन इंक्रीजिंग रेट। यानी हमारा जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट का रेट ऑफ चेंज आया है वो कैसा आया है? इट इंक्रीजेस at a decreasing rate first and then it is increasing at an increasing rate। ठीक उल्टा है कि नहीं? कि जहां टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज करता था at increasing rate first and then at decreasing rate, वहीं टोटल वेरिएबल कॉस्ट पहले इंक्रीज करा डिक्रीजिंग रेट पे देन इंक्रीज करा इंक्रीजिंग रेट पे। तो आप देखिए ये इनवर्स हुआ कि नहीं हुआ, उल्टा हुआ कि नहीं हुआ? एंड दैट इज व्हाई कॉस्ट इज इनवर्सली रिलेटेड विद प्रोडक्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा मैंने क्या बोला, ठीक है? तो आइए ग्राफ बनाते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट का। बहुत ही सिंपल तरीका है ग्राफ बनाने का। इको का ब्यूटी यही है दैट एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड, ठीक है? आउटपुट एंड यहां मैं लिखूंगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब क्यों आपको ऑलरेडी इंक्रीजिंग रेट और डिक्रीजिंग रेट का डायग्राम आता है, मेरे को बस आपको याद दिलाने की जरूरत है। ये था आपका इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट और ये था आपका इंक्रीजिंग एट ए डिमिनिशिंग रेट। कुछ ऐसा दिखता था टोटल प्रोडक्ट हमारा, दैट ये था पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एंड इन्फ्लेक्शन पॉइंट तक टोटल प्रोडक्ट यूज्ड टू इंक्रीज एट एन इंक्रीजिंग रेट एंड बियॉन्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इट यूज्ड टू इंक्रीज एट ए डिमिनिशिंग रेट, राइट? हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट बोलता है कि टीवीसी needs to increase at a decreasing rate first and then increase at an increasing rate later on। मतलब increasing at an increasing rate वाला पार्ट, जो ये पार्ट है ग्राफ का, ये मेरा सेकंड पार्ट बनेगा एंड increasing at a diminishing rate जो है, यानी कि ये वाला जो पार्ट है ग्राफ का, ये मेरा फर्स्ट पार्ट बनेगा डायग्राम का। तो इसीलिए हमारा ग्राफ कैसा दिखेगा, यू नो, इस फर्स्ट पार्ट को मैं पहले बनाऊंगा, इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट। देखिए मैंने फर्स्ट पार्ट बना दिया, इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट। और इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट का ग्राफ कैसा है? ऐसा है। तो ठीक यहां पे एक डॉट लगा के मैं कर दूंगा इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट और ये बन गया हमारा टीवीसी, ठीक है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। देखिए तो क्या ठीक इसका उल्टा बना है? आपने टोटल प्रोडक्ट के लिए कहा था दैट टोटल प्रोडक्ट इज किस शेप पे था टोटल प्रोडक्ट? टोटल प्रोडक्ट इज एस शेप्ड, राइट? एस शेप्ड। इसके लिए आप बोलोगे ये कैसा शेप पे है? इट इज एट इन्वर्टेड, उल्टा एस शेप्ड, ठीक है? इट इज इन्वर्टेड एस शेप्ड। टोटल प्रोडक्ट के लिए आपने कहा था इट वाज फर्स्ट कनकेव अपवर्ड, कि ये ऊपर तरफ कॉनकेव है, एंड देन इट वाज कनकेव डाउनवर्ड, राइट? तो इसके लिए ठीक आप उल्टा बोलोगे दैट इट इज इनिशियली कनकेव डाउनवर्ड एंड देन बाद में इस पॉइंट के बाद से इट इज कनकेव अपवर्ड। टोटल प्रोडक्ट के लिए आपने बोला था दैट इट यूज्ड टू इंक्रीज एट एन इंक्रीजिंग रेट फर्स्ट एंड देन इंक्रीज एट अ डिमिनिशिंग रेट।
इसके लिए आप बोलोगे दैट टोटल वेरिएबल कॉस्ट इनिशियली इंक्रीजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट फर्स्ट एंड देन इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट। और ये जो बीच में हमें ज्वाइनिंग वाला पॉइंट मिला, इस पॉइंट से मैं एक आउटपुट लेवल गिरा देता हूं, ठीक है, बताने के लिए कि अप टू से Q0, up to OQO0, up to OQ0, total variable cost has initially increased at a diminishing rate, it is concave downward, and then increased at an increasing rate, concave upward. अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट का जो हमने बिहेवियर देखा वो फॉलो कहां से किया? क्यों टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज किया डिमिनिशिंग रेट में? इट इज बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न, सॉरी, इट इज बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न फर्स्ट, and then it was increasing at an increasing rate. क्यों? because of decreasing return. तो मतलब इसका बिहेवियर जो है वो प्रोडक्शन से फॉलो किया। तो इसके लिए हम लोग बोलेंगे दैट बिहेवियर ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट फॉलोज फ्रॉम द लॉ ऑफ वेरिएबल proportion, ठीक है, इट इज फॉलोइंग फ्रॉम द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। दैट मीन्स जो हमारा टीवीसी है इट इनिशियली इंक्रीजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट। क्यों? ड्यू टू इंक्रीजिंग रिटर्न, क्योंकि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन के हिसाब से हमें शुरुआत में इंक्रीजिंग रिटर्न आ रहे हैं, एंड देन इट इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट। क्यों? ड्यू टू डिक्रीजिंग और डिमिनिशिंग रिटर्न्स, एंड वहां से इसका बिहेवियर फॉलो कर रहा है, ठीक है। आई होप यू गॉट दिस एंड आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज एक लाइक दे दीजिएगा एंड एक कमेंट डाउन कर दीजिएगा, ठीक है, कमेंट डाउन, ड्रॉप अ कमेंट डाउन बिलो। चलो लेट्स गो अहेड। आई होप दिस इज क्लियर, आपको समझ में आ गया। मैं थोड़ा जूम आउट कर दे रहा हूं, आपको जो स्क्रीनशॉट लेना है आप ले लीजिए, ठीक है। चलो लेट्स गो अहेड। नाउ नेक्स्ट है टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट क्या होगा? टोटल कॉस्ट इज द टोटल कॉस्ट incurred on purchasing or hiring both factors of production, ठीक है, दोनों, यानी इंक्लूडिंग दोनों फिक्स्ड फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर। तो मैं इसको ये भी बोल सकता हूं दैट इट इज सम टोटल ऑफ बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट, सम टोटल ऑफ बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। सो क्या आएगा आपका टोटल कॉस्ट? टोटल कॉस्ट विल बी नथिंग बट जस्ट समेशन ऑफ टीएफसी प्लस टीवीसी, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। चलिए अब इसका बिहेवियर भी समझते हैं। हमने देखा जब टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट बनाया तो टोटल फिक्स कॉस्ट जो था वो एलिमेंट है हमारा एक कांस्टेंट, ठीक है, जो कि चेंज नहीं हो रहा है, एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है वो कर रहा था वेरी, यानी इट वाज चेंजिंग, ठीक है, इट वाज चेंजिंग। तो अगर एक एलिमेंट कांस्टेंट है जो कि चेंज नहीं हो रहा है एंड दूसरा एलिमेंट चेंज होने वाला है, तो जब मैं चेंज को कांस्टेंट के साथ ऐड करूंगा तो ये भी तो चेंज करेगा, राइट? दिस इज ऑल्सो गोइंग टू चेंज, बट इसका चेंज किस पे डिपेंड होगा? इसका चेंज के ऊपर ही डिपेंड होगा, यानी टोटल वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर डिपेंड होगा। आई रिपीट अगेन कि अगर एक एलिमेंट कांस्टेंट है एंड दूसरा एलिमेंट चेंज कर रहा है, तो मैं अगर चेंजिंग वाला एलिमेंट को कांस्टेंट एलिमेंट के साथ डालूं तो ये भी तो चेंज करेगा, बट ये कैसे चेंज करेगा? वो चेंज वाले एलिमेंट यानी टोटल वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। आइए स्केड्यूल बनाते हैं, आपको ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। लेट मी टेक आउटपुट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड दोनों को ऐड करके टोटल कॉस्ट। आउटपुट इज 0
1 2 3 4 5। टोटल फिक्स कॉस्ट कैसा आएगा? 10 10 10 10 10 10। ये एग्जांपल लिया था हमने 10 10 ईच का। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसा आएगा? अब ध्यान दीजिएगा दैट व्हेन यू आर प्रोड्यूसिंग नथिंग फॉर जीरो लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस, टोटल फिक्स कॉस्ट जीरो है, सॉरी टोटल फिक्स कॉस्ट 10 है, बट टोटल वेरिएबल कॉस्ट विल बी जीरो। हाँ, क्योंकि अगर आप कुछ नहीं प्रोड्यूस करोगे तो ऐसा तो नहीं है कि आप वेरिएबल फैक्टर्स को हायर कर लोगे, लेबर को तो आप एम्प्लॉय नहीं करोगे, एंड दैट इज व्हाई टोटल वेरिएबल कॉस्ट विल कम एज जीरो फॉर जीरो लेवल ऑफ आउटपुट। एंड दैट इज व्हाई आप देखिए मैंने जब टोटल वेरिएबल कॉस्ट को बनाया उसको मैंने यहां ओरिजिन से शुरू किया था, ठीक है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। इसका अगर रीजन लिखना है क्यों, व्हाई इट स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, बिकॉज नो वेरिएबल फैक्टर्स विल बी एम्प्लॉयड, ठीक है? कोई भी वेरिएबल फैक्टर्स को हम लोग हायर नहीं करेंगे व्हेन वी आर प्रोड्यूसिंग नथिंग, एंड दैट इज व्हाई इट स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन। बट वहीं टोटल फिक्स कॉस्ट हमारा शुरू हुआ था, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कहां गया? हाँ, टोटल फिक्स कॉस्ट हमारा शुरू हुआ था फ्रॉम अबव ओरिजिन, 10 से शुरू हुआ था, बिकॉज इसका रीजन क्या था? फर्म्स कैन नॉट डू अवे विथ इट्स फिक्स्ड फैक्टर्स, ठीक है? फर्म अपने फिक्स फैक्टर्स को उठा के फेंक नहीं सकता, एंड दैट इज व्हाई फिक्स्ड कॉस्ट हमें इनकर करना पड़ेगा, बट वेरिएबल कॉस्ट हमारा कुछ भी नहीं रहेगा। नो वेरिएबल कॉस्ट विल बी एम्प्लॉयड, ठीक है? प्लीज याद रखिएगा। सो इसीलिए टीवीसी इज जीरो। उसके बाद हमारा टीवीसी इंक्रीजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट फर्स्ट एंड देन इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट, राइट? तो आइए शुरू करते हैं डिमिनिशिंग रेट से। सबसे पहले मैं ले लेता हूं यहाँ पे सपोजिटली आप मान लीजिए 5, उसके बाद मैं ले लेता हूं से फॉर एग्जाम्पल डिमिनिशिंग रेट के लिए से 8 एंड देन आप ले लीजिए 9। तो ये हो गया डिमिनिशिंग रेट। कितना का डिफरेंस है? 5 का, 3 का एंड देन 1 का। सो दिस इज डिक्रीजिंग रेट। एंड देन उसको ले लीजिए इंक्रीजिंग रेट पे। इंक्रीजिंग रेट पे देने के लिए मैं ले लेता हूँ, लेट्स टेक 12 एंड देन आई टेक इज 17, ठीक है? तो कितना का डिफरेंस आ गया आपका? यहाँ पे था 1 का डिफरेंस, अब आ गया 3 का डिफरेंस एंड अब आ गया 5 का डिफरेंस। सो इट इज इनिशियली इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट अप टिल हियर एंड देन इट इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट, ठीक है? क्लियर? तो आइए इन दोनों को ऐड करते हैं ताकि टोटल कॉस्ट निकल जाए। कितना आएगा? 10 प्लस 0 10, 10 प्लस 5 15, 10 प्लस 8 18, 10 प्लस 9 19, 10 प्लस 12 22 एंड 10 प्लस 17 27, ठीक है? अब एक मैजिक देखो, क्या मैजिक है? कितना का डिफरेंस है यहाँ पे? 5 का। कितना का डिफरेंस है यहाँ पे? 5 का। कितना का डिफरेंस है यहाँ पे? 3 का। कितना का डिफरेंस है यहाँ पे? 3 का। कितना का डिफरेंस है यहाँ पे? 1 का। कितना का डिफरेंस है यहाँ पे? 1 का। कितना का डिफरेंस है? 3 का। कितना का डिफरेंस है? 3 का। एंड कितना का डिफरेंस है? 5 का। 5 का। तो इन दोनों का जो रेट ऑफ चेंज आ रहा है वो सेम सेम आ रहा है। इन अदर वर्ड्स, when TVC is increasing at a diminishing rate, TC is also increasing, total cost भी increase कर रहा है but at a diminishing rate. And when TVC is increasing at an increasing rate, then TC is also increasing at an increasing rate. क्यों? यही तो मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूं ना कि टोटल कॉस्ट में एक एलिमेंट है कांस्टेंट एंड दूसरा एलिमेंट है चेंज होने वाला। तो इसका चेंज वेरिएबल के चेंज पे डिपेंड करेगा क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो कांस्टेंट है, वो तो चेंज नहीं कर रहा है। एंड दैट इज व्हाई द बिहेवियर ऑफ टोटल कॉस्ट इज सेम एज टोटल वेरिएबल कॉस्ट। That when total variable cost is increasing at a diminishing rate, it is also increasing at a diminishing rate. And when it is increasing at an increasing rate, it is also increasing at an increasing rate. हाँ, बस अंतर क्या है? अंतर ये है कि total cost is more than total variable cost for all the level of output.
ठीक है, टोटल कॉस्ट इज ग्रेटर दैन टोटल वेरिएबल कॉस्ट। जाहिर सा बात है क्यों ग्रेटर होगा, क्योंकि टोटल कॉस्ट में दोनों टोटल फिक्स कॉस्ट भी है एंड साथ ही साथ टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी है। सो देयरफॉर टोटल कॉस्ट हैज टू रिमेन ग्रेटर देन टोटल वेरिएबल कॉस्ट। एंड कितना से ग्रेटर रहेगा, कितना से ग्रेटर रहेगा, वी नो दैट टोटल कॉस्ट इज टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो अगर मैं टोटल कॉस्ट से माइनस कर दूं टोटल वेरिएबल कॉस्ट को, तो क्या बच जा रहा है, ये अगर मैं इधर ले गया तो आई एम लेफ्ट विथ टोटल फिक्स कॉस्ट। एंड वी नो दैट टोटल फिक्स कॉस्ट कैसा होता है, टोटल फिक्स कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट, हमने सीखा अभी, इट रिमेन्स कांस्टेंट। बोल के अगर आप माइनस करोगे दोनों को तो देखिएगा डिफरेंस जो आएगा वो 10 10 का ही आएगा। सो 10 minus 0 is 10, 15 minus 5 is 10, 18 minus 8 is 10, 19 minus 9 is 10, 22 minus 12 is 10, 27 minus 17 is 10. So total cost exceeds, is more than total variable cost by constant total fixed cost. ठीक है, मैं ये लाइन लिख दे रहा हूं, दिस इज इंपॉर्टेंट। आपने क्या कहा, दैट टोटल कॉस्ट exceeds total variable cost by constant total fixed cost। ठीक है, by constant total fixed cost। एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे। अब आप देखिए जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे क्या हो रहा है, when nothing is being produced, जितना टोटल फिक्स कॉस्ट है उतना ही टोटल कॉस्ट है, 10 10 10 10 फॉर जीरो लेवल ऑफ आउटपुट टीएफसी इज इक्वल टू टीसी। तो मैं क्या बोलूं, फॉर जीरो लेवल ऑफ आउटपुट कॉमा टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। एंड वाई, अगर आपसे रीजन पूछा जाए क्यों, क्योंकि आप बोलोगे द वेरिएबल कॉस्ट इज जीरो। वाई, बिकॉज टीवीसी इज जीरो, दैट इज वाई टीसी इज इक्वल टू टीएफसी। तो आपको ये छोटे छोटे जो रीजंस होते हैं कि क्यों टीसी इक्वल्स टीएफसी है, या क्यों टीसी एक्सीड्स, जो हमने किया यहाँ पे, दैट क्यों टीसी एक्सीड्स टीवीसी बाय कांस्टेंट टीएफसी, बिकॉज दे आर सेपरेटेड बाय कांस्टेंट टीएफसी, राइट, दैट इज वाई। तो ये सारे कुछ कुछ गिव रीजंस जो है आपको जानना पड़ेगा, जो कि 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकते हैं। ठीक है, एंड चलिए अब इसको प्लॉट करते हैं, आइए ग्राफ में देखते हैं। क्योंकि आपने कहा कि टोटल कॉस्ट एक्सीड्स टीवीसी बाय कांस्टेंट टीएफसी बोल के जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे इसका, एंड एट द सेम टाइम आपने क्या कहा, दैट टोटल कॉस्ट का बिहेवियर इज सेम एज टोटल वेरिएबल कॉस्ट, राइट। तो ये हो गया वाई एक्सिस ओरिजिन, एक्स एक्सिस यहां आ गया आउटपुट, यहां मैं लिख देता हूं टीवीसी, टीएफसी एंड टीसी। तो आइए बनाते हैं, सबसे पहले शुरू करते हैं टीएफसी के साथ। टीएफसी कैसा दिखेगा, टीएफसी विल लुक लाइक दिस, इट विल कम टू अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। उसके बाद हम लोग बनाते हैं टीवीसी को, टीवीसी कैसा दिखेगा, टीवीसी वाज कॉन्केव डाउनवर्ड and then concave upward, this is how TVC looks like, right, it is concave downward up till here Q0 and then it is concave upward। अब TC कैसा आएगा, हमने क्या देखा कि फॉर जीरो लेवल ऑफ आउटपुट जहां से TFC शुरू हो रहा है, लेट्स टेक ये पॉइंट, दैट इज पॉइंट ए, जहां पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट जीरो है बट टोटल फिक्स कॉस्ट इनकर कर रहा है, तो टीसी भी यहीं से शुरू होगा, राइट। तो यही बनेगा आपका स्टार्टिंग पॉइंट फॉर टीसी एज वेल, क्योंकि आपने किया ना फॉर जीरो लेवल ऑफ आउटपुट टीएफसी इज इक्वल टू टीसी 10 10। एंड देन उसके बाद आपने बोला दैट टोटल कॉस्ट इज मोर देन टोटल वेरिएबल कॉस्ट बाय कांस्टेंट टोटल फिक्स कॉस्ट। मतलब ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस है वो टोटल कॉस्ट को सेपरेट करेगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट से, बोल के टोटल वेरिएबल कॉस्ट एकदम पैरेलल आएगा सेम टोटल कॉस्ट के तरफ, इट विल लुक लाइक दिस ओनली।
ठीक है, जस्ट वन सेकेंड. It will look same like total variable cost only. Why is it looking same? Because they both are separated. They both are separated by what? By a constant total fixed cost. दोनों के बीच में फिक्स्ड कॉस्ट है जो कि कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है, बोल के टोटल कॉस्ट इज मोर देन टोटल वेरिएबल कॉस्ट बाय अ कांस्टेंट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट. दे बोथ आर आइडेंटिकल. ठीक है, TC is same as TVC. TC is same as TVC, comma, that is they both are identical. ठीक है, they both are identical. So in other words, when total variable cost is concave downward, total cost is also concave downward. It is concave downward, and then they both are concave upward. ठीक है, they both are concave upward. In other words, they both total cost and total variable cost, they both increases at a diminishing rate first and then increases at an increasing rate. कहां से फॉलो करते हुए लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन से, क्योंकि टोटल वेरिएबल का बिहेवियर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन से फॉलो कर रहा है एंड टोटल कॉस्ट का बिहेवियर टोटल वेरिएबल कॉस्ट से फॉलो कर रहा है. तो मतलब दोनों के ही बिहेवियर आइडेंटिकल लॉ से ही फॉलो कर रहे हैं, विच इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन. दैट इज दे बोथ आर इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट. क्यों? ड्यू टू इंक्रीजिंग रिटर्न, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन के हिसाब से, एंड दे बोथ आर इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट. क्यों? ड्यू टू डिक्रीजिंग रिटर्न. ठीक है, ड्यू टू डिक्रीजिंग रिटर्न. आई होप दैट इज क्लियर एंड आपको अच्छे से समझ में आ गया. यहां इस पॉइंट का अगर आपसे रीजन पूछा जाए कि वाई टीसी एंड टीएफसी स्टार्ट्स फ्रॉम द सेम पॉइंट, वाई टीसी इज इक्वल टू टीएफसी, तो आप क्या रीजन दोगे? दैट टीवीसी इज जीरो फॉर जीरो लेवल ऑफ आउटपुट. ठीक है, टीवीसी इज zero for zero level of output, and that is why they both start from the same point. I hope that is clear. Why they both are parallel, TVC and TC? Because TC is separated by TVC by a constant TFC. They both are separated by a constant TFC, that is why they are parallel. I hope that is clear. समझ में आ गया होगा आपको. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. Let's go ahead. So चलो, we'll start with average cost curves now. ठीक है, एवरेज कॉस्ट कर्व्स. एवरेज कॉस्ट क्या होगा? इट इज गोइंग टू बी योर पर यूनिट कॉस्ट ऑफ जो भी हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट का बात करेंगे या वेरिएबल कॉस्ट का बात करेंगे. सो प्लीज नोट दैट एवरेज कॉस्ट भी हमें तीन केस में करने का है. दैट इज एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एंड देन दोनों को जोड़ के एवरेज कॉस्ट या एवरेज टोटल कॉस्ट भी आप बोल सकते हैं, जो भी बोलो. ठीक है, AFC, ABC, AC या ATC, whatsoever you want to say. So सबसे पहले we are going to start with average fixed cost. ठीक है. Now what is average fixed cost? It is the per unit cost of fixed factors. यानी जो भी फिक्स्ड फैक्टर्स को हम लोग यूज करें उसका ऑन एन एवरेज एक एक यूनिट पे कितना खर्चा आ रहा है, दैट इज योर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट. नाउ कोई भी चीज का एवरेज कैसे निकालते हैं हम लोग? अगर हमें AFC निकालना है या किसी भी चीज का एवरेज निकालना है तो वी टेक द टोटल एंड देन वी डिवाइड इट बाय द नंबर ऑफ आइटम. सो ओवर हियर वी आर गोइंग टू टेक द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड डिवाइड इट बाय द आउटपुट क्वांटिटी. तो वो हमें हमारा AFC दे देगा. ठीक है, that will give us our AFC, TFC by Q. तो चलो स्टार्ट करते हैं. Here is our output, which I'll take 0, 1, 2, 3, 4, 5.
एंड हमने TFC कर लिया था. We know that TFC under short run remains constant irrespective of level of output produced. कि आप जितना भी आउटपुट बनाइए आपका TFC will not change. तो AFC क्या आ जाएगा यहाँ पे? AFC will be TFC by Q. वो हमें AFC दे देगा. सो आइए डिवाइड करते हैं. 10 by 0, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 विल बी निल, या आप डैश लगा दीजिएगा. इन्फिनिटी होता है, 0 मत लिख के आ जाइएगा, अदरवाइज योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड. ठीक है, 10 डिवाइडेड बाय 0 विल बी डैश या निल. उसके बाद 10 by 1 विल बी 10, 10 by 2 विल बी 5, 10 by 3 विल बी 3.33, 10 by 4 will be 2.5 and 10 by 5 will be 2. So हम लोग क्या देख रहे हैं? That since total fixed cost is constant, TFC चेंज नहीं हो रहा है. एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसको समझाने का कि आप मान लीजिए कि ये है आपका केक. ठीक है, if this is your cake and which is of 5 pounds, so this is my TFC basically sort of. ठीक है, This cake is my TFC which is 5 pound का केक. अच्छा चलो 5 नहीं, उसको 10 पाउंड कर देते हैं. ठीक है, लेट्स मेक इट 10 pounds. So 10 pound का केक है which is TFC. So if the size of the cake is constant and if the number of eaters increases, अब मान लीजिए इसको खाने वाला एक जन है तो उस एक जन को ही पूरा केक 10 पाउंड खाने मिलेगा. खाने वाले अगर 2 जन आ जाए तो ये केक आधा आधा बढ़ जाएगा 2 लोग के बीच में. खाने वाले 4 जन आ जाए तो और आधा बढ़ जाएगा, 6 जन आ जाए तो और आधा बढ़ जाएगा, 8 जन आ जाए तो और आधा बढ़ जाएगा. ठीक है, सो बेसिकली if your number of eaters increases, the slice of the cake is going to get shorter and shorter, छोटा छोटा होते जाएगा, right? So this is what is happening, correct? That if TFC remains constant irrespective of level of output, and if the number of output produced increases, average fixed cost will continuously fall throughout. It will decrease throughout its length. Why? Because TFC is constant and it is getting divided by denominator which is constantly increasing. So the more output we produced, our total fixed cost gets divided between larger and larger unit, and that causes average fixed cost to fall. इसीलिए AFC कंटिन्यूसली डिक्रीज होता है क्योंकि TFC बढ़ जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है लेवल ऑफ आउटपुट्स में. ठीक है, तो अब इस AFC को अगर हम लोग प्लॉट करेंगे तो वील गेट टू सी दैट. चलिए ग्राफ बनाते हैं यहीं पे साइड में. Y एक्सिस ओरिजिन, X एक्सिस यहां ले लेता हूं मैं आउटपुट एंड यहां ले लेता हूं एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट. ठीक है, ऐसे ही रैंडमली ही प्लॉट करेंगे. अब डायरेक्टली उतना टाइम नहीं है कि मैं आपको एक एक करके दिखाऊं. आई थिंक इतना वीडियोस मैंने बना दिया है कि अभी तक आपको समझ में आ गया होगा प्लॉटिंग कैसे करना है. सो फॉर द फर्स्ट लेवल ऑफ आउटपुट अगर बात करें हम लोग फर्स्ट लेवल पे, तो AFC इज 10, तो समवेयर ऊपर होगा. देन फॉर सेकंड लेवल इट इज 5, तो थोड़ा नीचे होगा. देन 3.33 थोड़ा और नीचे होगा. देन 2.5 थोड़ा और नीचे होगा एंड 2 थोड़ा और नीचे होगा. सो जब हम लोग एवरेज फिक्स कॉस्ट को ज्वाइन करेंगे तो एवरेज फिक्स कॉस्ट कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा. It will come something like this, that it decreases throughout its length. And also please note that for the low level of output, जब output produce बहुत कम हो रहा है, for the low level of output average fixed cost is very high. I would write AFC is high for low level of output, right? AFC is very high for the low level of output. वहीं लेकिन अगर हम लोग हायर लेवल ऑफ आउटपुट का बात करें, दैट इज यहां पे, देन आई वुड से दैट AFC is low for high level of output. ठीक है, AFC is low for a very high level of output. और इसका रीजन क्या होगा? Why AFC is very low for the high level of output and why it is very high for the low level of output? It is because when the output produced increases,
when the output produce increases, TFC spreads, right? TFC spreads over larger units. क्योंकि TFC बढ़ जा रहा है बहुत सारे यूनिट्स में, लार्जर यूनिट में, दैट इज कॉजिंग AFC टू फॉल थ्रू आउट इट्स लेंथ. ठीक है. एंड सिंस आप AFC को देख रहे हो दैट इट इज अप्रोचिंग बोथ द एक्सिस, दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है AFC, इसीलिए हम लोग एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को हाइपरबोला भी बोलते हैं. ठीक है, इट इज हाइपरबोला. सो हाइपरबोला कर्व इज अ कर्व, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में मैंने आपको कराया था दैट हाइपरबोला इज अ टाइप ऑफ कर्व व्हिच अप्रोचेस बोथ द एक्सिस. जैसे यूनिटरी इलास्टिक, relatively elastic flatter था, relatively inelastic steeper था, but unitary elastic was a hyperbola curve. That is, it was approaching both the axis. So this is also hyperbola. But एक और चीज भी है इसके साथ कि AFC को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो वो दोनों एक्सिस को अप्रोच तो कर रहा है लेकिन किसी भी एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, नीदर वाई एक्सिस नॉर एक्स एक्सिस. जो कि क्या डिपिक्ट करता है, दिस डिपिक्ट्स दैट AFC कैन नेवर बी इक्वल टू जीरो. AFC कभी भी जीरो नहीं हो सकता है. क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि AFC निकाला किस में से जा रहा है? वी नो दैट AFC इज बीइंग कैलकुलेटेड फ्रॉम TFC बाय Q, राइट? TFC बाय Q. एंड हम लोग जानते हैं दैट TFC शॉर्ट रन में अगर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का बात करें यानी फिक्स्ड फैक्टर्स का बात करें तो क्योंकि फिक्स्ड फैक्टर्स कांस्टेंट है और TFC कभी जीरो नहीं होता, कि अगर आप कुछ प्रोड्यूस करो नहीं करो उससे फर्क नहीं पड़ता है, TFC विल नेवर बी इक्वल टू जीरो. मतलब न्यूमरेटर पे कभी जीरो आएगा नहीं, और अगर न्यूमरेटर पे जीरो आएगा नहीं तो वैल्यू भी जीरो होगा नहीं. देयरफॉर AFC विल नेवर बी इक्वल टू जीरो. रीजन व्हाई? बिकॉज TFC इज नेवर इक्वल टू जीरो. सो इन अदर वर्ड्स ये हाइपरबोला तो है, बट ये किस टाइप का हाइपरबोलिक है? इसको हम लोग बोलते हैं असिम्प्टोटिकली हाइपरबोला. ठीक है, इट इज असिम्प्टोटिकली हाइपरबोला. असिम्प्टोटिक इन नेचर का मतलब हुआ कि AFC दोनों एक्सिस को अप्रोच तो करता है बट कभी भी टच नहीं करेगा, डिपिक्टिंग कि AFC कभी जीरो नहीं होगा. क्यों? क्योंकि TFC कभी जीरो नहीं होता है. ठीक है, क्योंकि TFC कभी जीरो नहीं होता है, इसीलिए AFC भी कभी जीरो नहीं होगा. दैट इज व्हाई इट इज असिम्प्टोटिक. एंड हाइपरबोला वुड इंप्लाई दैट इट इज अप्रोचिंग बोथ द एक्सिस. ठीक है, दोनों एक्सिस के पास आ रहा है. आई होप दैट इज क्लियर. ये बन गया अपना एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट. आई होप आपको समझ में आ गया. आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो रुकिए मैं थोड़ा जूम आउट कर दे रहा हूं. आप स्क्रीनशॉट ले लो AFC का, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का, एंड अपने कीवर्ड कॉपी में इसको उतार लीजिए. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट हम लोग शुरू करेंगे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, AVC. नाउ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा? इट विल बी अ पर यूनिट आउटपुट प्रोड्यूस्ड ऑफ अ, सॉरी माय बैड, पर यूनिट cost of the variable factor employed. जो भी हम लोग वेरिएबल फैक्टर को यूज कर रहे हैं अपना प्रोडक्शन में, उसका जब पर यूनिट कॉस्ट निकालेंगे उसको एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बोला जाएगा. AVC कैसे निकाला जाएगा? AVC निकलेगा TVC बाय Q करके. ठीक है, TVC बाय आउटपुट करके. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. TVC बाय Q. तो मतलब AVC का बिहेवियर समझने के लिए पहले TVC का बिहेवियर पता होना चाहिए. तो याद है हमने किया था दैट टोटल वेरिएबल कॉस्ट किसकी वजह से? ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, ड्यू टू वेरिएबल प्रपोर्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, TVC initially increases at a diminishing rate and then increases at an increasing rate. तो ये रेट ही आपका आंसर है. ठीक है,
इसको समझाने के लिए चलो एक और एग्जाम्पल, मैं वापस से केक वाला ही एग्जाम्पल लेता हूं। मान लीजिए ये केक है, ये केक है और ये केक है। उसके बाद वापस से ये केक है, थोड़ा और बड़ा केक एंड थोड़ा और बड़ा केक, ठीक है। नाउ इन केक के साइजेस को आप मान लीजिए ये है टीवीसी, 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 ये भी है टीवीसी, टीवीसी, टीवीसी। अब ये साइजेस को देख के आपको क्या समझ में आ रहा है, ये क्या डिपेक्ट कर रहा है दैट टीवीसी इस केस में, फर्स्ट केस में इंक्रीज तो कर रहा है बट एट अ डिमिनिशिंग रेट, राइट। क्योंकि देखिए टोटल तो बढ़ रहा है बट डिक्रीजिंग रेट से। और ये नीचे वाले जोन में क्या इंप्लाई कर रहा है कि टीवीसी इज इंक्रीजिंग बट एट एन इंक्रीजिंग रेट, राइट। तो अगर मैं बोलूं कि इसको मैं 4 टुकड़ों में बांटूं, फिर इसको 4 टुकड़ों में बांटूं एंड इसको 4 टुकड़ों में बांटूं, तो इसका जो एवरेज यानी कि स्लाइस है, इससे बड़ा खाने मिलेगा, इसका थोड़ा छोटा होगा इससे, एंड इसका थोड़ा और छोटा होगा इससे। सिमिलरली इसको अगर मैं 4-4 टुकड़ों में काट दूं, तो इसका स्लाइस इससे छोटा है एंड इसका स्लाइस इससे छोटा है। इन अदर वर्ड्स, जब टोटल हमारा इंक्रीज कर रहा है डिमिनिशिंग रेट से, तो ये जो रेट है यही तो आपका आंसर हो गया। यानी कि जो हमारा एवरेज आएगा वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। मतलब एवरेज यानी स्लाइस का जो साइजेस है ये छोटा हो जाएगा, ये और छोटा हो जाएगा। एंड वहीं जब टोटल इंक्रीज कर रहा है इंक्रीजिंग रेट से, तो हमारा जो एवरेज का साइज है वो बड़ा होते चला जाएगा, इट विल स्टार्ट टू इंक्रीज। तो आइए देखते हैं कितना ट्रू है ये बिहेवियर। तो इसके लिए हम लोग लेंगे, एक स्केड्यूल बनाएंगे। आई टेक आउटपुट and total variable cost, and we are going to take average variable cost, which is total variable cost by output, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7। टीवीसी क्या होता है जीरो लेवल पे? जीरो होता है। प्लीज गलती से कुछ पॉजिटिव मत कर दीजिएगा, नहीं तो इनकरेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि वेरिएबल फैक्टर्स आर नॉट एम्प्लॉयड फॉर जीरो लेवल ऑफ आउटपुट, सो इट विल बी जीरो। नाउ फर्स्ट लेवल पे टीवीसी को मैं मान लेता हूं कि टीवीसी इज 5। उसके बाद इसको डिमिनिशिंग रेट से बढ़ाएंगे, सो लेट्स टेक 8। उसके बाद और डिमिनिशिंग रेट से 6 एंड लेट्स टेक 5। सॉरी मैंने डिक्रीज कर दिया। 5 8 देन 10 एंड देन 11। तो कितना का चेंज हो गया? 5 का चेंज हुआ, 3 का चेंज हुआ, 2 का चेंज हुआ, 1 का चेंज हुआ। सो टीवीसी अप टिल हियर इज इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट। अब इसको इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करते हैं, तो आप मान लीजिए 13, उसके बाद आप मान लीजिए 18 एंड उसके बाद मान लीजिए आप 20। कितना लो कितना लो कितना लो, लेट्स टेक इट एज 28, ठीक है। सो कितना का डिफरेंस हो गया यहाँ पे? 1 का डिफरेंस था, फिर उसके बाद 2 का डिफरेंस हो गया, फिर 5 का डिफरेंस हो गया एंड देन 10 का डिफरेंस हो गया। सो दिस इज डिपिक्टिंग दैट नाउ टीवीसी इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट, ठीक है। तो आइए इसको अब डिवाइड करते हैं एवरेज निकालने के लिए। 0 बाय 0 विल बी निल, नथिंग, इंफिनिटी, ठीक है। क्योंकि डिनोमिनेटर पे 0 है इसीलिए निल आएगा, 0 मत लिख दीजिएगा, याद रखिएगा। 5 डिवाइडेड बाय 1 विल बी 5, 8 by 2 will be 4, 10 by 3 will be 3.33, 11 by 4 will be 11 divided by 4 will be 2.75, 13 divided by 5 will be 2.6, 18 divided by 6 will be 3, and 28 divided by 7 will be 4। तो हम लोग क्या देख रहे हैं? We are seeing that when total variable cost is increasing but at a diminishing rate, then average is continuously falling, it is reducing. And when total is increasing at an increasing rate, total variable cost, then my average variable cost is starting to rise, बढ़ना शुरू हो जा रहा है। See, 3 is greater than 2.6 and 4 is more than 3. So in other words,
आपको एवरेज प्रोडक्ट याद है कैसा था? एवरेज प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट ऐसा था ना, एपी, इट यूज टू इंक्रीज एंड रीचेस इट्स मैक्सिमम देन वुड स्टार्ट टू डिक्लाइन। तो ये था हमारा इंक्रीजिंग, ये था हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न, और ये पार्ट था हमारा डिक्रीजिंग रिटर्न, राइट। अब इसी को हम लोग अगर ग्राफ में प्लॉट करेंगे ना, वेरिएबल कॉस्ट को, वो भी कौन सा? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को, वाई एक्सिस ओरिजिन, एक्स एक्सिस आउटपुट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, इसको अगर हम लोग प्लॉट करेंगे तो वील गेट टू सी दैट ये हो गया 5, मान लीजिए 5 यहां कहीं पे होगा, 5 देन 4 देन 3.33 देन 2.75 then 2.6 then 3 and then 4। इन अदर वर्ड्स हमारा जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आएगा एवीसी, वो यू शेप्ड आएगा इस टाइप से, ठीक है। इट विल कम जस्ट ऑपोजिट ऑफ एवरेज प्रोडक्ट, जो कि मैंने आपको बोला दैट देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन कॉस्ट एंड प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में एवरेज प्रोडक्ट था कौन से शेप का? क्या किया था हमने प्रोडक्शन में? इट वाज इन्वर्टेड यू शेप्ड, राइट। एवरेज प्रोडक्ट वाज इन्वर्टेड यू शेप्ड, वहीं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा यू शेप्ड, ठीक है। इट विल बी यू शेप्ड। It was initially positively sloping and then eventually negatively sloping. It will be initially negatively sloping first, ठीक है, negatively sloping, and then eventually it will be positively sloping, ठीक opposite। It was maximum at this point, it will be minimum, ठीक है, it will be minimum at this point, नीचे वाला हिस्सा में it will be minimum, ठीक है। सो आई होप दैट इज क्लियर, आपको समझ में आ गया एवीसी क्या है। एंड एवीसी का बिहेवियर फॉलो कहां से कर रहा है? अगेन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन से, क्योंकि इंक्रीजिंग रिटर्न आ रहे थे बोल के हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज हो रहा है, एंड क्योंकि डिमिनिशिंग रिटर्न आ रहा था बोल के एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज राइजिंग। सिंपल लॉजिक ये है कि अगर कम लेबर ज्यादा प्रोडक्ट तो हमारा कॉस्ट कम आएगा, एंड अगर ज्यादा लेबर कम प्रोडक्शन देन हमारा कॉस्ट विल स्टार्ट टू इंक्रीज, and that is why average variable cost is U-shaped in nature। I hope that is clear, ठीक है। and चलिए moving towards the last one, that is average cost, या आप इसको average total cost भी बोल सकते हो, ठीक है। एवरेज कॉस्ट या फिर एवरेज टोटल कॉस्ट, ये क्या होगा? दिस विल बी पर यूनिट कॉस्ट of both fixed and variable factor, ठीक है। पर यूनिट कॉस्ट ऑफ बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर्स। नाउ एवरेज टोटल कॉस्ट को कैसे निकाला जा सकता है? दो तरीका है एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए, या तो आप एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को ऐड कर दो तो भी आ जाएगा, या फिर आप टोटल कॉस्ट से भी निकाल सकते हो। इट विल बी टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट, तो भी आपको एवरेज कॉस्ट मिल जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ मैं आपको टोटल कॉस्ट से निकाल के दिखाऊंगा, ठीक है, फिर एएफसी और एवीसी को जोड़ के आप खुद से निकाल लेना, करने का काम जो है। तो उसके लिए हमें टोटल कॉस्ट का बिहेवियर को समझना पड़ेगा। हम लोग जानते हैं कि टोटल कॉस्ट का बिहेवियर भी टोटल वेरिएबल कॉस्ट जैसा ही था, यानी ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन टोटल कॉस्ट भी इंक्रीज करता है एट अ डिमिनिशिंग रेट फर्स्ट एंड देन इंक्रीज करता है एट एन इंक्रीजिंग रेट, राइट। तो आइए चलिए थोड़ा बनाते हैं, क्या बनेगा? आउटपुट 0 1 2 3 4 5 6, टोटल फिक्स कॉस्ट में ले लेता हूं 10 10 था ना मेरा, 10 10 10 10 10 10 एंड 10। एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमने अभी किया कि इट इंक्रीजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट, सो मैं 5 से शुरू करूंगा। आई विल स्टार्ट विद 5 एंड देन 8 एंड देन आई विल टेक 11, देन आई विल टेक वापस से 8, नहीं सॉरी 11, देन आई विल टेक 13,
then I'll take 18 and then I'll take 30. ठीक है. So diminishing rate हो गया ये 5 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, देन उसके बाद वापस से 2 का डिफरेंस, देन आपका 5 का डिफरेंस एंड देन आपका 12 का डिफरेंस. सो डिमिनिशिंग रेट फर्स्ट एंड देन इंक्रीजिंग रेट. इन दोनों को ऐड कर देंगे ताकि हमें टोटल कॉस्ट मिल जाए. टोटल कॉस्ट विल बी 10, 15, 18, 21, 23, 28 एंड 40. ठीक है, ये आ गया टीसी. तो अब एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए हम लोग टीसी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी कर देंगे. टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे क्वांटिटी से. तो कितना आ जाएगा? 10/0 विल बी, थोड़ा ऊपर, AC is equal to TC divided by quantity. 10/0 will be nil, nothing. 15/1 will be 15. 18/2 will be 9. 21/3 will be 7. 23/4 23/4 will be 5.75. 28/5 will be 5.6 and 40 divided by 6 will be 6.66. ठीक है, तो ये आ गया हमारा एवरेज कॉस्ट. क्योंकि टोटल कॉस्ट भी इंक्रीज करता है पहले एट अ डिमिनिशिंग रेट. बोल के देखिए क्या हो रहा है. इट इज कॉन्स्टेंटली फॉलिंग, इट इज डिक्रीजिंग, एंड देन व्हेन टोटल कॉस्ट स्टार्ट्स टू इंक्रीज एट एन इंक्रीजिंग रेट, एंड में जाके एवरेज कॉस्ट आल्सो स्टार्ट्स टू राइज. इट स्टार्ट्स टू इंक्रीज. इट इज फॉलिंग एंड देन इट इज इंक्रीजिंग. इन अदर वर्ड्स, जब एवरेज कॉस्ट को भी हम लोग प्लॉट करेंगे ना, y axis origin, x axis आउटपुट, एवरेज कॉस्ट, इसको भी जब हम लोग प्लॉट करेंगे तो हमें यू शेप्ड कर्व ही मिलेगा. ठीक है, लाइक मान लीजिए 15 है, फिर 9 है, फिर 7 है, फिर 5.75 है. अच्छा चलो, 15 है, 9 है, 7 है, 5.75 है, 5.6 है एंड देन 6.66 है. तब हमें एवरेज कॉस्ट भी यू शेप में ही जाते हुए मिलेगा. ये थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देंगे. सो एवरेज कॉस्ट इज ऑल्सो गोइंग टू बी यू शेप अगर और प्रोडक्शन होगा तो. ठीक है, कहां से फॉलो करते हुए? The U-shaped average cost will also follow from the law of variable proportion, that due to increasing return, it is initially negatively sloping. Then it reaches its minimum, and then eventually it is positively sloping. ठीक है, negatively sloping minimum and then it is positively sloping following from the law of variable proportion itself. I hope that is clear. Now the thing is that हमें average cost and average variable cost को same ग्राफ में बना के दिखाना होगा. तो उसके लिए आइए हम लोग डेटा ले लेते हैं थोड़ा सा. तो मैं अब एक फाइनल पूरा वो बना लेता हूं आउटपुट. TFC, TVC, TC, AFC, AVC एंड AC. ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 0, 5, 8, 11, 13, 18 and 30. ठीक है, so it will come to 10, 15, 18, 21, 23, 28 and 40. AFC will be nil, AVC will be nil, nil, and then it will be TFC by output. It will be 10, 5, 3.33, 2.5, 2, and 10 divided by 6 will be 1.66. ठीक है, ये आ गया AFC.
AVC आ जाएगा TVC by Q, so it will be 5, 8 by 2 will be 4, 11 by 3, 11 by 3 will be 3.66, 13 divided by 4 will be 3.25, 18 divided by 5 will be 3.6, and 10 divided by, sorry not 10, 30 divided by 6 will be 5. ये हो गया एवीसी एंड एसी आ जाएगा। अब देखिए मैंने आपको बोला था कि आप टीसी बाय क्यू कर दो तो भी आ जाएगा, नहीं तो आप एएफसी और एवीसी को भी ऐड कर दोगे तो भी आ जाएगा। सो चलो इस बार ऐड करके निकाल लेते हैं। 10 by 5 is 15, so if you divide 15 by 1, 15, 5 plus 4 is 9, 18 by 2 is 9। तो चाहे आप डिवाइड कर लो टीसी को आउटपुट से या फिर दोनों को ऐड कर लो तो भी आ जाएगा, ठीक है, तो भी आ जाएगा। 3.33 plus 3.33 plus 3.66 will be 6.99, 3.25 plus 2.5 will be 5.75, it will be 5.6 and it will be 6.66, ठीक है। नाउ अगर एवीसी और एसी को ध्यान से देखें हम लोग तो इनिशियली मतलब थ्रू आउट, नॉट जस्ट इनिशियली, थ्रू आउट एसी तो ज्यादा ही रहेगा एवीसी से, जाहिर सा बात है। तो मैं यहाँ पे क्वाड्रेंट भी खींच लेता हूं क्योंकि मेरे को दोनों को साथ में बना के दिखाना है, ठीक है। y एक्सिस ओरिजिन, x एक्सिस आउटपुट AVC and AC, ठीक है। When AVC is falling, AC is also falling, and then AVC is rising, AC is also rising. So both are U shaped. तो कुछ ऐसा आएगा हमारा AVC और AC सिंस AVC से ज्यादा है तो AC कर्व AVC के ऊपर बनेगा। बट अगर हम लोग स्टार्टिंग में इनिशियली डिफरेंस देखें दोनों के बीच का, AVC माइनस AC करे, AC माइनस AVC करे तो 15 माइनस 5 इज 10। AFC बहुत ज्यादा हाई है और हमने कहा भी था दैट AFC इज इनिशियली इन अ हायर परसेंटेज, ठीक है। सो AFC इज इन अ हायर परसेंटेज, बोल के द डिफरेंस बिटवीन AVC एंड AC विल बी हाई इनिशियली, बहुत ज्यादा होगा। उसके बाद फॉर द हाई लेवल ऑफ आउटपुट अगर आप देखो, फॉर द हाई लेवल ऑफ आउटपुट देखो तो AC और AVC के बीच का जो डिस्टेंस है बहुत ज्यादा कम है, इट इज 1.66। पहले 10 का डिस्टेंस है फिर 1.66 का है, राइट। और ऐसा क्यों हो रहा है, डिफरेंस इतना कम क्यों जा रहा है, क्योंकि इन दोनों में जो AFC एडेड है दैट AFC इज बाय अ लेसर प्रपोर्शन, राइट। दिस AFC इज बाय अ लेसर प्रपोर्शन। इन अदर वर्ड्स जब आप दोनों को साथ में बनाओगे तो ये एक्चुअली में कुछ ऐसा दिखेगा कि एवरेज कॉस्ट कर्व जो है, AC कॉस्ट कर्व जो है, इनिशियली विद अ हायर डिफरेंस एंड इवेंचुअली दोनों पास में आते चले जाएंगे, डिपिक्टिंग दैट इन दोनों के बीच में कौन है, AFC एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है, जो कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है, राइट। विद द इंक्रीज इन लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज कंटिन्यूअसली फॉलिंग and therefore the distance between them is continuously falling, and that is why they are coming closer and closer. Now initially since average fixed cost is in a higher percentage, बोल के the difference between them is very high क्योंकि AFC is in a higher percentage, and eventually since average fixed cost is in a lower percentage, बोल के the difference between them is very low, दोनों के बीच का डिफरेंस बहुत ज्यादा कम हो जा रहा है, ठीक है। बट ध्यान दीजिएगा दैट आप गलती से भी दोनों को टच मत कर दीजिएगा। इन अदर वर्ड्स एवरेज कॉस्ट कैन नेवर बी इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। व्हाई एवरेज कॉस्ट कैन नेवर बी इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट? बिकॉज एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आर सेपरेटेड बाय व्हाट? बाय एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, and average fixed cost can never be equal to zero। हमने थोड़ी देर पहले ही किया था ना that it is asymptotically hyperbola, that वो किसी भी एक्सिस को टच नहीं करेगा, एक बार भी जीरो नहीं होगा। तो अगर AFC एक बार भी जीरो होगा ही नहीं तो ये दोनों एक दूसरे से कभी इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं। So they may lie close to each other but they can never intersect
depicting that AFC can never be equal to 0. And why AFC can never be equal to 0? Because TFC, क्योंकि AFC को TFC से निकाल रहे हैं, TFC कभी 0 नहीं हो सकता है. We know that AFC is equal to TFC by Q and TFC can never be equal to 0, बोल के AFC can never be equal to 0 and therefore AC and ABC कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे. So they will lie close to each other but they will never touch, they will never intersect each other. Got it? I hope that is clear. आपको ग्राफ का लॉजिक समझ में आ गया कि कैसा बनेगा. ठीक है. एंड याद रखिएगा दैट जब आप टोटल वेरिएबल कॉस्ट बनाओगे एंड टोटल कॉस्ट बनाओगे तो दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो पैरेलल है. क्यों पैरेलल है? बिकॉज ऑफ द कांस्टेंट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट. इन दोनों में क्या है? कांस्टेंट टीएफसी है, बोल के डिस्टेंस पैरेलल है. एंड इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट का, इट इज कंटिन्यूअसली फॉलिंग बिकॉज ऑफ एएफसी, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, जो कि कंटिन्यूअसली फॉल हो रहा है. इनिशियली द डिस्टेंस बिटवीन देम इज वेरी हाई. व्हाई? बिकॉज एएफसी इज वेरी हाई फॉर द लो लेवल ऑफ आउटपुट and then eventually the difference between them is very low. Why? Because AFC is very less for the high level of output. I hope आपके सारे justifications यहां तक clear है. And चलिए अब move करते हैं आज का last topic के ऊपर, which is your marginal cost. ठीक है, your marginal cost. Now marginal cost क्या होगा? Marginal cost will be the addition made to total cost. Addition made to total cost when one additional output is produced. जब एक और एडिशनल आउटपुट को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसमें जो हमारा चेंज आ रहा है, मार्जिनल का मतलब होता है चेंज, राइट? मार्जिनल मींस चेंज. तो जो चेंज आया टोटल कॉस्ट में उसको हम लोग बोलेंगे मार्जिनल कॉस्ट. इट इज द एडिशन मेड टू टोटल कॉस्ट. ठीक है, चेंज इन द टोटल कॉस्ट. कैसे निकालेंगे हम लोग मार्जिनल कॉस्ट? मार्जिनल कॉस्ट निकलेगा बाय टेकिंग द चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट. या तो आप ऐसे निकाल लो और अदरवाइज आप कैसे निकाल सकते हो? मार्जिनल कॉस्ट विल बी द प्रेजेंट टोटल कॉस्ट TCN माइनस द प्रीवियस वन TCN माइनस 1. सो MCN इज इक्वल टू TCN माइनस TCN माइनस 1. ठीक है. या फिर और एक और फॉर्मूला भी है दैट MCN इज ऑल्सो इक्वल टू TVCN माइनस TVCN माइनस 1. आप टोटल वेरिएबल से भी निकाल सकते हो. आइए मैं आपको दिखाता हूं. वापस चलते हैं पीछे वाला ग्राफ में. ठीक है, एंड यहीं पे मैं आपको मार्जिनल कॉस्ट निकाल के दिखाता हूं. MC मार्जिनल कॉस्ट. मार्जिनल कॉस्ट मैंने बोला मार्जिनल कॉस्ट इज द चेंज इन टोटल कॉस्ट. तो आप टोटल कॉस्ट का चेंज से निकाल सकते हो. पहला वाला मार्जिनल क्या आएगा? निल. उसके बाद 15 माइनस 10 विल बी 5. फिर 18 माइनस 15 विल बी 3. 21 माइनस 18 विल बी 3. 23 minus 21 will be 2. 28 minus 23 will be 5 and 40 minus 28 will be 12. ठीक है. तो टोटल कॉस्ट के चेंज को जब हम लोग लेते हैं तो हमें मार्जिनल कॉस्ट मिल जाएगा. और मैंने कहा कि मार्जिनल कॉस्ट आप टोटल वेरिएबल कॉस्ट से भी निकाल सकते हो. देखो 5 minus 0 is 5, that is marginal cost. 8 minus 5 is 3, that is marginal cost. 11 minus 8 is 3, marginal cost. 13 minus 11 is 2. 18 minus 13 is 5 and 30 minus 18 is 12. So marginal cost derived for total cost is same as total variable cost. क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि marginal का मतलब क्या होता है? MC means change
राइट। एंड अगर हम लोग टोटल कॉस्ट का बात करें, वी नो दैट टोटल कॉस्ट इज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, जिसमें एक एलिमेंट है हमारे पास चेंज का, क्योंकि ये चेंज करता है शॉर्ट रन में, और एक एलिमेंट है कांस्टेंट का, राइट। एंड टोटल कॉस्ट भी करता है चेंज। सो चेंज तो चेंज के ऊपर ही डिपेंड करेगा, टोटल कॉस्ट का चेंज टोटल वेरिएबल के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि टोटल वेरिएबल इंक्रीज करता है डिमिनिशिंग रेट में एंड देन इंक्रीज करता है इंक्रीजिंग रेट में, बोल के टोटल भी इंक्रीज करता है डिमिनिशिंग रेट में एंड देन इंक्रीजिंग रेट में। सो दैट इज व्हाई अगर मार्जिनल का मतलब चेंज है, तो चेंज फिर चाहे आप टोटल से निकालो तो भी आ जाएगा या टोटल वेरिएबल से निकालो तो भी आ जाएगा। So that is why marginal cost derived for total cost is same as total variable cost. Why? Because the change of total cost depends upon the change of total variable cost, right? The change of total cost, ये था total variable cost और ये है आपका total cost, right? The total cost का change depends upon total variable cost, बोल के marginal cost दोनों के लिए सेम ही आ जाएगा। Got it? But एक important चीज जान लीजिए, ध्यान रखिएगा न्यूमेरिकल बनाते वक्त भी, कि अगर आप मार्जिनल कॉस्ट को एमसी को समअप करोगे तो टोटल कॉस्ट नहीं आएगा, तो फिर टोटल वेरिएबल कॉस्ट आएगा। आओ करके देखते हैं। समेशन ऑफ एमसी विल बी टीवीसी, पहले के लिए तो 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 0 + 5 करेंगे तो 5 आएगा, +3 करेंगे तो 8 आएगा, +3 करेंगे तो 11 आएगा, +2 करेंगे तो 13 आएगा, +5 करेंगे तो 18 आएगा, एंड +12 करेंगे तो 30 आएगा। सो आप देखो दैट अगर मार्जिनल कॉस्ट को सम अप कर रहे हैं हम लोग, इफ वी आर एडिंग मार्जिनल कॉस्ट, इंस्टेड ऑफ गेटिंग टोटल कॉस्ट वी आर गेटिंग टोटल वेरिएबल कॉस्ट, we are getting total variable cost summation of marginal cost. Now आपका question, why is it that when we are summing up marginal cost we are getting total variable cost? Because आप marginal का definition को खुद ही पकड़ो ना, आपने कहा that marginal is the change, तो अगर आप change को add करोगे तो आपको सिर्फ change वाला ही तो element मिलेगा ना। total cost में एक element change भी हो रहा है and वो कौन सा है, TVC, एंड एक एलिमेंट कांस्टेंट भी है, एंड कौन सा कांस्टेंट एलिमेंट है, टीएफसी। तो अगर मार्जिनल का मतलब चेंज होता है तो समेशन ऑफ चेंज करेंगे तो हमें वही एलिमेंट मिलेगा ना जो कि चेंज हो रहा है, एंड दैट इज टीवीसी हमारे केस में, क्योंकि टीवीसी खाली चेंज हो रहा है, टीएफसी चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। आई होप दैट इज क्लियर। प्लीज याद रखिएगा, आप मार्जिनल कॉस्ट निकाल दोनों से सकते हो, टीवीसी एंड टीसी बोथ, but when you are adding marginal cost you will only get total variable cost and not total cost. So TFC has to be separately added in order to get uh, your total cost, ठीक है। तो यहां तक हो गया हमारा। अब मार्जिनल कॉस्ट का ग्राफ का बिहेवियर देख लेते हैं। अच्छा, मार्जिनल कॉस्ट क्या हो रहा है आप देखिए, मार्जिनल कॉस्ट इनिशियली डिक्रीज हो रहा है, देन इट बिकम्स कांस्टेंट एंड देन उसके बाद इंक्रीज हो रहा है, राइट। आपको मार्जिनल प्रोडक्ट याद है, मार्जिनल प्रोडक्ट याद है, कुछ मार्जिनल प्रोडक्ट ऐसा दिखता था, राइट। तो ठीक इसका उल्टा बनेगा मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट पहले क्या है, पहले 5 है, देन 3 है, देन 3 पे सेम है, देन वापस 3 है, देन 2 है, देन 5 है, एंड देन 12 है। इन अदर वर्ड्स मार्जिनल कॉस्ट भी कैसा आएगा, मार्जिनल कॉस्ट इज ऑल्सो यू शेप्ड, ठीक है, इट इज ऑल्सो यू शेप्ड, यानी दिस इज ऑल्सो इनिशियली negatively sloping, it reaches its minimum, ठीक है, it reaches its minimum and then it is positively sloping,
ठीक है, and then it is positively sloping. This is also U shaped. आई होप दैट इज क्लियर एंड दैट्स ऑल. काफी ज्यादा लंबी वीडियो बन गई है हमारी. दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप आपको कॉस्ट का यहाँ तक का हिस्सा समझ में आ गया. इन माई पार्ट 2 वीडियो आई एम गोइंग टू कवर अप ऑल द रिलेशनशिप्स बिटवीन टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, एंड उसके बाद उसमें लॉन्ग रन कॉस्ट करा के आई एम गोइंग टू रैप अप माई कॉस्ट एंड बाय द नेक्स्ट पार्ट. उसके बाद रेवेन्यू कराऊंगा. देखिए मेरी वीडियोस लंबी जरूर है बट इट इज कंसेप्चुअली क्रिस्प. सो इफ यू आर लाइकिंग माय कंटेंट देन आई वुड प्लीज रिक्वेस्ट you to like, share, subscribe and share this channel with your friends. Let just not you benefit from it but rather every ISC student benefit from this. ठीक है. So with lots of love and with lots of smile on your faces, on my face, I leave you from here and I'll see you in my next video. Till then, keep smiling, keep sharing, keep liking, keep subscribing. Take care. Bye bye.